सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बोलना तो पड़ता ही है ना। स्टार्टर लाइन है, कहाँ गया भाई पेन? पेन कहाँ खो गया? ठीक। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जो हम तुम्हें ऐसी ट्रिक सिखाएंगे कि तुम्हारे अंदर से क्या मचेगी, गुदगुदी मचेगी। चल क्यों नहीं रहा ये पेन? ठीक। ठीक है, पहले तो देखो सोचा था, नहीं पहले तो सोचा था 20 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 20 नहीं, 30 प्लस क्वेश्चंस है ये। अरे यार, खुल क्यों जाता है एकदम से ये? चलो कोई नहीं, ठीक है। तो 30 प्लस हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, ये जो 30 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपके जो अभी CGL 24 का एग्ज़ाम हुआ है, CPO का एग्ज़ाम हुआ है, मोस्टली तो CGL के क्वेश्चंस हैं, देन कुछ CPO के एंड CHSL जो अभी रिसेंट में हुए हैं, सबसे जो रिसेंट में हुए हैं, उसके मैंने क्वेश्चंस लिए। 30 प्लस क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, जो हम लोगों ने निट्टो में ट्रिक सीखी है उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये मैंने सेशन इसलिए रखा है सो दैट कि आप को यकीन हो जाए कि हम लोग मतलब SSC के क्वेश्चंस में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, ठीक है। बाद में बताइएगा जब क्वेश्चन कर लीजिएगा कि गुदगुदी मची कि नहीं मची, ठीक है। और लेक्चर लेने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। इस लेक्चर का डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले मैं, इस लेक्चर का पर्पस ये नहीं है कि, या फिर चलो पहले मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि 25 के 2500 क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। मेन पर्पस आपको पता है, ठीक है, कि जो हमारी निट्टो सीरीज़ चल रही है उसका क्या पर्पस है। एक तो चीज़ों का रिवीजन करना, जो हमने पढ़ रखा है अपने Tier 1 के लिए पढ़ा था, कोई हमने नई चीज़ ऐसा नहीं पढ़नी है अभी, क्योंकि नई ऐसा चीज़ कुछ पूछेगा भी नहीं आपसे। तो नई चीज़ तो हमें नहीं पढ़नी है, तो हमने रिवीजन करना है और कुछ बहुत थोड़ी बहुत जो ट्रिक्स हैं वो सीखनी है, सो दैट कि हम उनको इम्प्लीमेंट करके रेलवे के साथ सौतेला व्यवहार ना करिए सरी। अच्छा, तो 7 करोड़ इस थंबनेल के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर मेन पर्पस यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल 25 में से आप 15 क्वेश्चन बना आए, ठीक है, अपनी नॉलेज से आपने मान लेते हैं 25 में 15 क्वेश्चन बना लिए। अब इसके बाद जो 10 क्वेश्चन है, 15 इन दी सेंस कि ठीक है 11-12 आप पक्का श्योर थे, 2-3 आपको ये था कि यार 50% है 50% नहीं, तो वो टाइप आपके क्वेश्चंस हो गए, जबकि नॉलेज पे थे आप। एक तो 100% वाले और कुछ इस तरह वाले कि भाई 50% श्योर थे, या इन दो ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे पक्का पता है इन्हीं दो ऑप्शन में होगा, या फिर ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो उन तरह के क्वेश्चंस को तो आप बना लेंगे, ठीक है, पहले गो में। लेकिन जो इस तरह के 9-10 क्वेश्चंस हमारे पास बाकी रहेंगे, उसमें से मेन पर्पस ये है कि अगर आप 5 क्वेश्चंस भी ऐसे निकाल लेते हैं और उसमें से 2 गलत भी हो जाते हैं और सिर्फ 3 ही सही होते हैं, तब भी वर्स्ट केस सिनेरियो में आप नेट पॉजिटिव में रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं ट्रिक सिखाऊंगा सब पाँचों के पाँचों इंप्लीमेंट हो ही जाएगा, हो सकता है हो भी जाए, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार हुआ था, जो हम लोगों ने ट्रिक सीखी थी सब में अप्लाई हुआ था, जो मेंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये भी मैं बात, अगर मैं इस बात की श्योरिटी ले रहा हूँ 5 अप्लाई मतलब हो जाएगी, इसके बाद की मतलब मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस बात की भी गारंटी ले रहा हूँ कि वो 5 में से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3 में अप्लाई होगी ही होगी, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि नेट पॉजिटिव ही आप लैंड करेंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, इट इज़ अप टू यू कि आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मेरे पास जो नॉलेज है, जो मुझे लगता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी वो आप पे डिपेंड है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है। और एक चीज़, हाँ, मॉक की यहाँ पर मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मॉक में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ अप्लाई हो रही है नहीं हो रही, सर आपने जो ट्रिक बताई थी नहीं अप्लाई हो रही, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप SSC का, मैं सिर्फ Tier 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये चीज़ CGL CHSL मेंस दोनों के लिए है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ Tier 2 की बात नहीं कर रहा हूँ कि Tier 2 में जाके इस चीज़ को चेक करो। आप Tier 1 CPO का, स्टेनो का, MTS का, जिसका भी कोई भी क्वेश्चन हो जो यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताऊँगा, उसमें आप जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। और अगर ना इम्प्लीमेंट हो कुछ हो तो आप मुझसे बताइए कि सर यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और मैं तो खुद यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट कहीं कहीं पे नहीं होगी, ठीक है। तो मेन उसमें देखिएगा, ना कि मॉक्स में। चलिए पहला सवाल करते हैं। हाँ जी, तो इसमें मैंने सारे टाइप के लिए हैं। कुछ हो सकता है लगे कि ये कैसे कर दिया, ठीक है, कुछ हो सकता है आपको लगे 30 प्लस क्वेश्चन करेंगे सर ये कैसे हो गया, तो वो सारी चीज़ें, सारे टाइप के क्वेश्चन है, पहले आप करिए क्वेश्चन को, ठीक है, अपने आप से खुद से अटैम्प्ट करिए।
बुक कब स्टॉक में आएगा पता नहीं यार, ये बुक स्टॉलर बोले सैटरडे को आ जाएगा, पता नहीं यार संडे भी हो गया, क्या दिक्कत है इनकी। लड़बड़ कौन रहा है भाई, निंजा फेंक दूंगी, ये कर दूंगी, क्या है भाई ये सब है, बचपना चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो तुम लोग, जीएसटी इंस्पेक्टर ऐसे बनोगे, जीएसटी इंस्पेक्टर हैं उठा के फेंक दे। तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड के बारे में स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें नॉलेज का यूज़ करना है। लेकिन आज की क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं कि भाई नॉलेज को हमने साइड कर दिया, मान लेते हैं मोस्टली क्वेश्चंस वही हैं, मैं आपको पहले बता दूं आज उसी तरह क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ा सा हम ट्रिक टाइप सीखेंगे, ठीक है। तो नॉलेज हमें अप्लाई करना है सबसे पहले। अगर आपको पता है IIPDF के बारे में तो करिए आप क्वेश्चन को, कंसिडरिंग आपको नहीं पता है, और रियलिटी यही है कि आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगा। कोई नहीं पढ़ता इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड कब स्टैब्लिश हुआ, कौन इसको फंड देता है और कौन सी स्कीम जो है नोटिफाई करती है। तो इट वॉज, अब पूछा क्या है ये भी देख लीजिए, इनकरेक्ट पूछा इसने, गलत कौन सा है सॉरी। तो ये 2017 में सेटअप हुआ था, फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। द स्कीम इज़ नोटिफाइड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। अब अगर मुझे क्वेश्चन नहीं पता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या, ये एक फैक्ट लिखा हुआ है, इसको चेंज करना आसान होता है कि भाई मैं 2015 का 17 कर दूँ, 18 का 17 कर दूँ, आसान है ना। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है और उसमें फ़ंड दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं लग रहा है, क्यों? अगर ये लिख देता कि इसमें फ़ंड सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देता है तो भी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, शायद अगर स्टेट गवर्नमेंट भी ने भी अगर दे दिया इसमें या फिर किसी और ने तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। तो कंसिडरिंग कि ये थोड़ा सही की तरफ जाएगा, अगर मुझे अटैम्प्ट करना है तब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दूसरा सही हो सकता है। अब इनकरेक्ट पूछा है तो दूसरा तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, पक्की बात है। अब यहाँ लिखा हुआ है ओनली 1 एंड ओनली 3, यानी कि अगर 2 सही है तो 1 और 3 में एक सही और एक गलत, ये बात पक्की है। दोनों गलत नहीं हो सकते और दोनों सही भी नहीं हो सकते हैं, ये बात यहाँ से साफ निकल के आ जाती है, क्योंकि ऑप्शन है हमारे ओनली 1 और ओनली 3, मतलब एक गलत है और एक सही है। इसमें किसको गलत मानूं? स्कीम इज नोटिफाइड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को चेंज करना ये भी आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भी आप डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को देखें तो वो देख लें कि किस चीज़ की बात हो रही है और वो क्या मिनिस्ट्री उस चीज़ से रिलेट हो रही है नहीं हो रही है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसके लिए इकोनॉमिक अफेयर्स बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि कोई डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का लिखा हुआ है, बात यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की हो रही है, ऐसा भी नहीं है। तो मैं इसको गलत मानूंगा और ये गलत है भी, आंसर इसका ओनली 1 है। समझ में आई बात? गुदगुदी हुई थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन करिए। मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, और ये सारे क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, सारे क्वेश्चन, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन आपके ये जो इतने भी CGL CHSL CPO अभी 2024 में पेपर हुए हैं उन सब के मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे CGL के हैं, बाकी CHSL और CPO के भी हैं, ठीक। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैं सोचना कि हम अपने आप से बना लाए हैं या UPSC को उठा लाएँ इस एग्ज़ाम को उस एग्ज़ाम का, कुछ एग्ज़ाम का नहीं है। नॉट करेक्ट अबाउट रिवर गंगा। वैसे तो गंगा के बारे में हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई गंगा क्या है, तो थोड़ा सा चलो रिवाइज कर लेते हैं। तो गंगा में पता है ये भागीरथी रिवर आती है, अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पर मिलती है, ये कौन सा पॉइंट है? भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमो ग्लेशियर से। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सातों पंथ ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर हमारे प्रयाग और भी बनते हैं, जैसे ये हमारी मंदाकिनी रिवर है, ठीक है, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, मंदाकिनी है, पिंडर है, ठीक है, धौली गंगा है, सॉरी धौली गंगा बोल रहा हूँ, एक तो पिंडर रिवर है। पहले तो ये करते हैं, तो ये कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। याद कैसे किया था हम लोगों ने बीडी से याद किया था, ठीक है। तो ये देवप्रयाग हो गया। मंदाकिनी कहाँ मिल रही है? MR से याद किया था, MR रुद्रप्रयाग। ये सभी को पता है ना ये मैं क्या बीडी और MR बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये समझ ना आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ। कैसे हो जाएगा? कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग हो जाएगा। और एक हमारा क्या वैसे था, MR बना था, BD बना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो धौली गंगा है ये कहाँ मीट करेगी? ये विष्णु प्रयाग में मीट करेगी, विष्णु प्रयाग में। सब अलकनंदा से मीट कर रही हैं। मंदाकिनी जहाँ मीट कर रही है वो रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ सॉरी भागीरथी जहाँ मीट करी वो देवप्रयाग,
जहाँ पे धौली गंगा मीट कर रही है वो विष्णुप्रयाग, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पिंडर रिवर मीट कर रही है वो कर्णप्रयाग, पीके मूवी। ठीक है, तो ये गंगा रिवर, और फिर गंगा रिवर कुछ इस तरह से आती है और उसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमें पता है, महानंदा, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ऑर्डर में याद होनी चाहिए आपको। देन ये यमुना है जो प्रयागराज में मिलती है। देन यहाँ पर आपको सोन नदी देखने को मिलेगी, छोटी सी पुनपुन नदी है। देन इसके बाद यहाँ से एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी चली जाती है फरक्का नाम की जगह से, हुगली या फिर भागीरथी हुगली। इसी में ही नेशनल वाटरवे 1 बना हुआ है, जिसको कि प्रयागराज हल्दिया आपका सी रूट बोला, प्रयागराज हल्दिया रूट बोला जाता है। ये हमारे देश का लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, जिसको गंगा भागीरथी हुगली या फिर गंगा हुगली रिवर सिस्टम बोलते हैं, वाटरवे बोलते हैं। नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पे है, नेशनल वाटरवे 3 किस रीजन ऑफ इंडिया में है, जरा कमेंट में जल्दी से आप बताएंगे। तो गंगा नदी, रिवर गंगा एंड इट्स रिवर बेसिन सपोर्ट लॉट्स ऑफ वंडरफुल वाइल्ड लाइफ, पर्टिकुलरली रिवर डॉल्फिन्स, ऑटर फ्रेश वाटर टर्टल और घड़ियाल। इस तरह के स्टेटमेंट में अगर तुमने संदेह किया बेटा, तो ध्यान रखना तुम्हारी मैरिज लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। अगर तुमने इस पर्टिकुलर इसमें भी किया ना संदेह, तो तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत बेकार होने वाली, मैं सच बता रहा हूँ, तुम शादी वादी मत करना। रिवर गंगा इन इंडिया इज़ मोर देन 2500 मीटर लॉन्ग एंड इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन। क्यों 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 शक नहीं कर सकते भाई, ऐसा क्या है इसमें? डेटा है, फैक्ट है, क्या चीज़ है ऐसा? अब घड़ियाल, टर्टल, डॉल्फिन, ऑटर नहीं होंगे वहाँ पे गंगा में, तो कौन होगा? है भैंसे वहाँ पे नाचेंगी कौन? सिंपल सी बात है ना, तो सही होगा। तो रिवर गंगा इन इंडिया इज़ मोर देन 2500 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन। तो 2500 किलोमीटर का यहाँ पे लंबा बेसिन है, ठीक है। डी आंसर आ रहा है लोगों के, अच्छा ठीक है। चलो देखते हैं आगे। रिवर गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज ऑल द वे टू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये तो यार सबको पता होगा, बेसिक सी चीज़ है, हिमालय से निकल के बे ऑफ बंगाल, ये तो पक्का सही होगा ही होगा। नॉट करेक्ट पूछा है। द वाटर लेवल ऑफ रिवर गंगा नेवर डिपेंड्स ऑन द मानसून एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ हिमालय। नेवर डिपेंड्स कैसा है? एक्सट्रीम की वर्ड्स हैं, एक्सट्रीम यानी कभी मानसून और क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। ऐसा हो सकता है क्या भी कि भाई मानसून जब आता है तो गंगा रिवर क्या छत डाल लेती है क्या अपने ऊपर, कि मानसून का एक बूंद नहीं लेंगे? बिल्कुल ही वियर्ड स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तुरंत लगाओ। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आज हमें लगा पढ़ाना तो ज़्यादा है नहीं, तो ब्लैंक स्लाइड इंक्लूड करी नहीं थी हमने, बस दिक्कत ये हो गई। ठीक है, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने 2 तरह की रिवर सिस्टम पढ़े थे। एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, यानी कि हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। तो इसमें हमने क्या क्या डिफरेंसेस पढ़े थे? एक तो सबसे पहला तो यही पढ़ा था कि ये पेरेनियल नेचर की होती हैं। पेरेनियल नेचर का मतलब होता है 12 मासी होती हैं, यानी कि हमेशा पानी बहता रहता है इनमें। क्यों? क्योंकि जो इनका सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है। तो सोर्स ग्लेशियर होता है, तो उनको मेनली जो पानी मिलता है वो ग्लेशियर से मिलता है। जब मानसून आता है तो और पानी भर जाता है, तो ये ओवर फ्लड करने लगती हैं रिवर्स, और जब ओवर फ्लड करती हैं तो हमें रिवर के द्वारा क्रिएट किए गए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे लेवीज हो गए, एलुवियल फ्लड प्लेन्स हो गए, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एलुवियल फैन हो गए। ये जो होती हैं एफीमरल नेचर की होती हैं, ये तो आप एफीमरल बोल लो या फिर इन्हीं को ही सीजनल कैरेक्टर का बोलते हैं। सीजनल क्यों होती हैं? क्योंकि इनका सोर्स ग्लेशियर नहीं है, इनको सिर्फ मानसून से पानी मिलता है, इसलिए। हिमालयन रिवर्स का जो कोर्स होता है, जो रास्ता होता है, वो काफ़ी लंबा होता है, इनका शॉर्ट होता है। ये काफ़ी डीप होती हैं, ये उतनी डीप नहीं, शैलो होती हैं। हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ रिवर्स जो हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न दिखाती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से ही फ्लो हो रही हैं और वो अपना जो नेचुरल कोर्स है, रास्ता है, उसको उसमें तब्दीली नहीं लाती हैं, नहीं चेंज करती हैं, रॉक को तोड़ते हुए आगे निकल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आर सतलज, कोसी, इंडस, ये सब एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न को दिखाती हैं, और ये सब्सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम को दिखाती हैं, लेकिन पूछता नहीं है, बस एंटीसीडेंट ध्यान रखना। सतलज कहाँ से निकलती है, कोसी को क्या बोलते हैं, और इंडस कहाँ से निकलती है, ज़रा ये बताएंगे कमेंट में। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 जो है ना, ये ढुबरी सादिया, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसमें बना हुआ है, ढुबरी सादिया ये है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 3 केरल में है, कोट्टम में। ठीक है, साउथ में है ये, क्लियर। और सबसे नेशनल हाईवे लॉन्गेस्ट कौन सा नेशनल हाईवे, जरा ये बताएंगे। तो सतलज की अगर बात करें, राक्षस ताल से निकलती लेक मानसरोवर, तो ये लेक मानसरोवर मान लो। यहाँ से निकलती है इंडस,
यहाँ से निकलती है आपकी सतलज, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, इंडस निकलती है बोखारचू ग्लेशियर से, इसको सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं। ये निकलती है ब्रह्मपुत्रा चेमा युंगदुंग या फिर अंगसी ग्लेशियर से, जानते हैं यार्लिंग सांगपो। और सतलज निकलती है राक्षस ताल से, जिसको कि शतुद्री के नाम से एंशंट नेम है, वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है। कोसी को जानते हैं सौरो ऑफ बिहार के नाम से। अगला क्वेश्चन करिए थर्ड। अब मैचिंग वाले में ऐसा तुमको हम ट्रिक सिखाएंगे, तुमको एकदम गुदगुदा जाओगे अंदर से। करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया स्कीम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जल्दी से बताइए। 25 ऑन क्या चीज़? अच्छा यहाँ पर एक सेकेंड किसी ने लिखा है रिवर गंगा इन इंडिया इज़ मोर देन 2500 मीटर लॉन्ग एंड इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन। तो सर 2500 नहीं लिखा है, देखो मोर देन 2500 लिखा है उसने, एग्जैक्टली थोड़ी ना लिखा है कि नहीं 2500 किलोमीटर लॉन्ग ही है। और मैंने कोई कीवर्ड चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो मोर देन 2500 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो मोर देन लिखा है, वैसे तो टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है ना। और सबसे लॉन्गेस्ट इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना है। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं आपको नहीं पता है, क्या आपको पता है? जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये पता है कि भाई नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब आई, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ठीक है। अगर आपको पता है तो आपको कोई ट्रिक विरिक का इस्तेमाल नहीं करना है, आप सीधे नॉलेज पे खेलेंगे अपनी, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। ये मत कभी कर लेना कि ये सर ने ट्रिक बताई थी, ट्रिक तो फेल हो रही है, नॉलेज के हिसाब से तो ये होगा, लेकिन ट्रिक तो ऐसे फेल हो रही है, ट्रिक लगाएं कि नॉलेज? भैया नॉलेज लगाएंगे, ठीक है। ट्रिक तो बात की बात है, जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे 15 क्वेश्चन आपने कर लिए नॉलेज से, अब बाकी के जो 8-10 क्वेश्चन है, क्या ये तो समझ ही नहीं आ रहे कहाँ से हैं, ये जो भी है 7-8 क्वेश्चन, 5, 6, 8, 10 जितने भी हैं, तो उनमें फिर आपको इस्तेमाल करना है। अब मान लो मुझे नहीं पता है तो मैं क्या लगाऊंगा? इसमें आप में से कुछ लोगों को पता होगा, बिकॉज मैं पहले भी आई थिंक PY की सीरीज में शायद मैंने आपको ये चीज़ बताई होगी। नहीं आपको पता है तो देखिए, कॉमन देखिए DCCB, क्या कॉमन है? CC, हटाइए इन दोनों को भाइयों को, ठीक है, CC। देन DA, अब D चुनूँ कि A चुनूँ? तो जिनको हटाए उनसे थोड़ा सा उनसे भी राय ले लो, इतने भी निकम्मे नहीं है, कुछ किसी पर कोई तो पर्पस होगा, हर कोई किसी ना किसी पर्पस से इस धरती पे आता है, इसलिए इसी तरह हर ऑप्शन किसी ना किसी पर्पस से वो आता ही है, आपको कुछ हिंट देने के लिए, आप समझ पाए ना समझ पाएँ वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक बोल रहा है C, एक बोल रहा है A, यानी कि ये बोल रहा है A होगा भाई, आंसर ये है। अब बोल लो सर एक में लग गया तो बातें बता रहे हो, लो दूसरा लो। मैच द फॉलोइंग डैम्स विद द फॉलोइंग रिवर्स, सर ये तो हम वैसे ही कर देंगे, तो कर दो ना, मना किसने किया है, लेकिन हम तो ट्रिक भी लगाएंगे। करो जल्दी से, पहले इसमें ट्रिक लगा लेना तुम, ठीक है। मुझे पता है ये क्वेश्चन तुम आराम से कर दोगे, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक लगा लो उसमें तुम। ठीक है लगा लो तुम, दिक्कत मत मानना, ठीक है। ये क्या है, मतलब ABC, अच्छा ठीक है, वो ऑप्शन लिखे हुए हैं, लगाओ इसमें जल्दी से। सर TCS का वेंडर चेंज होगा या नहीं? भाई जो होगा नहीं होगा क्यों इतना वो करते हो, ठीक है। रोज़ हिंट मिलता है सर। तुम समझ नहीं पाते हो, इस बार तो सच में गुदगुदी हो गई। चलो भाई चलो, तो यहाँ पर हम करते हैं, तो उस हिसाब से जो हमने पीछे भी खेल खेला था उस हिसाब से 3 4 4 1 4 4 हटाओ दोनों भाइयों को, 3 3, अब इसमें तो हिंट लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 2 हिंट लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 5, 1 होगा कि 5 होगा? दोनों बोल रहे हैं चीख चीख के भाई 5 होगा, लगा दे भाई मेरी मान, हाँ बोल दे, C खत्म। देख लेते हैं, मैच करवाते हैं कि सही कि नहीं। अब सबको पता है हीराकुद डैम इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है ना, 4.25 किलोमीटर इसकी वैसे लेंथ, और वैसे तो अगर वैसे का मतलब क्या है कि जो मेन डैम है वो 4.7 किलोमीटर्स में है, और जो टोटल है वो लगभग 24.7 किलोमीटर्स ऐसा लंबा है वो, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डैम है ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का। कहाँ है? उड़ीसा में है ये, ठीक है। एक सेकेंड, बात अगर करें नागार्जुन सागर डैम की, तो अर्जुन जी को किसने उपदेश दिए थे महाभारत में? कृष्ण जी ने दिए थे, तो थर्ड सही हो जाएगा, 4 3। सरदार सरोवर कहाँ पर है? नर्मदा रिवर पर, है ना, गुजरात में। टिहरी डैम अगर बात करेंगे इंडिया का हाईएस्ट डैम है, लेकिन जब हम बात करेंगे वो तो हाईएस्ट अर्दन डैम है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है? तो आंसर भागीरथी रिवर हो जाएगा, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। और राणा प्रताप सागर डैम तो सारे सागर हैं आपके कहाँ पर? चंबल में, सिवाय एक सागर, वो सागर है हमारा इंदिरा सागर। इंदिरा सागर को छोड़ दो, चाहे वो राणा प्रताप सागर हो, चाहे जवाहर सागर हो, चाहे गांधी सागर हो, सारे चंबल में हैं, ठीक है। और जवाहर और राणा प्रताप ये राजस्थान में हैं, बाकी जो 2 सागर हैं आपके इंदिरा और गांधी वाले वो मध्य प्रदेश में हैं,
ठीक। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है भाखड़ा नंगल डैम, जो इंडिया का सबसे बड़ा डैम भी है, लार्जेस्ट भी यही है, भाखड़ा हिमाचल, और नागल जो है आपका वो पड़ता है पंजाब में। किस रिवर पे है ये ज़रा बताना, भाखड़ा नागल डैम। और जल्दी से कुछ और डैम 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 बता देना आप, जैसे कि मैथॉन डैम किस में है, मैथॉन डैम हो गया, पंचेत डैम हो गया, एंड चलो इतना ही बता दो मैथोन, और तो कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ 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 हाँ, एक डैम बताओ जो पेन्नर रिवर पे है। पेन्नर पता है ना आपको कहाँ की रिवर है ये, आंध्र प्रदेश की, जिसको पेन्ना के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक डैम अभी पूछा था, आई थिंक सीजीएल ने पूछा था, उसका नाम एस से स्टार्ट होता है। तो आपसे मैथॉन डैम, अच्छा ये सतलज में है, ठीक है, सतलज में है ये। और अगर हम बात करेंगे इसकी मैथॉन, ठीक है, तो मैथॉन ये है आपका बड़ाकर रिवर पर, ठीक है, बड़ाकर रिवर पर। ये किस पे है, दामोदर रिवर पर, ठीक है, दामोदर रिवर पे। और वो बड़ाकर, बड़ाकर एक्चुअल में दामोदर की ट्रिब्यूटरी ही है। कोनार हो गई और बड़ाकर हो गई, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है दामोदर की। और दामोदर ध्यान रखना रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में, और सौर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है इसको। पेन्नर में एक जो डैम पूछा गया था वो सोमासीला डैम था, सोमासीला डैम, ध्यान रखना। ये कुछ इस तरह से रिवर है हमारी, ईस्ट फ्लोइंग महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और कृष्णा और कावेरी के बीच में ही यहाँ पे फ्लो होती है इस तरह से, पहले नॉर्थ से साउथ जाएगी, देन वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट ऐसे जाएगी। पेन्नर बोलते हैं, आंध्रा की है। और सबसे सदर्न मोस्ट रिवर कौन सी है इंडिया की, तो ये है आपकी वैगई, सबसे सदर्न मोस्ट है। और ज़्यादातर रिवर्स ईस्ट की तरफ ही क्यों फ्लो होती हैं ज़रा बताओ, अब इसमें भी इम्प्लीमेंट करके देख लो जल्दी से। हाँ, पेरियार केरल की है, पेरियार से कंफ्यूज नहीं करना है उसको। वैगई वैगई बिल्कुल। एक सेकंड रुकना, ठीक है, तो वॉइस आई थिंक जाएगी अभी, चलो रहने दो। चलो तो यहाँ पर फिर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, एक सेकंड रुकना, ठीक है, वॉइस जाएगी तुम्हारी और फिर से आ जाएगी, चिंता मत करना। तो यहाँ पर फिर से उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये भी आप कर लेंगे मुझे पता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप कर लेंगे। लेकिन हम तो ट्रिक लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम वो सीखने आए हैं, ये तो हम सीख चुके हैं सब, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। जल्दी से बताओ सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, संतृप्त क्या होते हैं और असंतृप्त क्या होते हैं, और कौन कैसी फ्लेम में बर्न करता है। और ये ज़रा बता देना, इसको अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं किस पर्टिकुलर टेस्ट का यूज़ करूँगा। गया गया गया, आया कि नहीं आया ये बताओ तुम। 3 4 1 1, एक एक, खट खट, 3 3, ओके, 2 4। अब भाई 2 होगा कि 4 होगा, दोनों चीख चीख के बोल रहे हैं भाई 2 लगा दे, मैं बोल रहा हूँ 2 लगा दे, तो 2 लगा दिया हमने। अब मैच कर लेते हैं कि ट्रिक काम करी या नहीं करी। एल्केन क्या है इनमें से, एल्केन एथेन है, एल्कीन प्रोपीन है, एल्काइन ब्यूटाइन है, और एल्डिहाइड मेथेनल है। यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4 काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। सी अकॉर्डिंग टू टिक काम करा कि नहीं करा। तो सैचुरेटेड होता है संतृप्त, ये बर्न करता है, इसका मतलब होता है एल्केन। एल्केन बोले तो CnH2n+2। ये कैसे बर्न होते हैं, ये बर्न होते हैं क्लियर ब्लू फ्लेम में, एकदम फ्लेम क्या होती है, लौ, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए टेस्ट हम यूज़ करते हैं बेयर्स टेस्ट, बेयर्स टेस्ट होता है, उसका यूज़ करते हैं। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, अभी सीजीएल में आई थिंक पूछा था Tier 1 में। तो ये दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड, ये येलो सूटी फ्लेम में बर्न होते हैं, येलो सूटी फ्लेम होती है इनकी। और RMGX ये होता है ग्रिग्नार्ड जी का रिएजेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 11th 12th की याद आ गई होगी ये बोलते ही तुमको, है ना। आगे बढ़ लें। एल्केन में जैसे ब्यूटेन है तो उसको कहाँ यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर में यूज़ करते हैं। एल्कीन में जैसे इथाइलिन है, ये तो प्रोपीन है। इथाइलिन की अगर बात कर लें, इथाइन और इथाइलिन अलग अलग हैं। इथाइन होता है एल्काइन, इथाइलिन होता है आपका एल्कीन, उसको यूज़ करते हुए गैसियस हार्मोन होता है फलों को पकाने के लिए। और जो एसिटिलीन होती है उसको वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ किया जाता है, जिसको इथाइन ही बोलते हैं हम लोग। ये मेथेन अल क्या है, अल का मतलब होता है अल्डिहाइड, दैट इज CHO ग्रुप। ये क्या है, ये ओइक एसिड ग्रुप है। ये क्या है जरा बताना तो, ये कौन सा ग्रुप है, ठीक है। और ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है,
तो ये ध्यान रखना, ये जो मैंने सबसे पहले लिखा है इसको बोलते हैं ईथर, ठीक, इसको बोलते हैं ईस्टर। ये ईस्टर कब मिलता है? जब हम अल्कोहल और एसिड को मिक्स कर देते हैं। ये क्या है? अल्कोहल ऑल। जब दोनों को मिलाते हैं ना तो पानी निकल जाता है, ऐसे करके पानी निकाल देते हैं हम तुरंत, ठीक है। तो COO बन जाएगा। ये क्या है? इट इज़ अ कीटो ग्रुप, ठीक है, ये कीटो ग्रुप है। आगे बढ़ लें, एक और लो, नहीं लेते रहो तुम आज, जल्दी से बताओ। मैच द फॉलोइंग आइटम्स, करो इसको कर दो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को भी। करें इस क्वेश्चन को, तो भाई देखते हैं। DBBC, ये हिंदी में है, हिंदी वाले भी देख सकते हैं, चलो हिंदी में बता देते हैं इसमें। DBBC, BB हटा दें दोनों को, AC हिंट लेते हैं, पहला वाला बोल रहा है A, गलत है, ट्रिक काम नहीं करेगी यहाँ पर। ट्रिक सिर्फ पहले स्टेज पर यहाँ तक काम करी, और वो ये था कि BB, तो ये सही है कि B या C में ही को होगा, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। तो समझ गए ना आप कि अगर हम 10 क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे तो 8 में काम करेगी, 2 में काम नहीं करेगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर फेल कर गई वो हमारी ट्रिक, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन रखा है ये आपको बताने के लिए। ये आई थिंक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी वजह से एक क्वेश्चन आपको करवा दिया, ये दिखाने के लिए कि आपको पहले नॉलेज का यूज़ करना है। अब इसमें नॉलेज तो हम लगा नहीं सकते थे, ठीक है, इनमें तो लगा सकते थे, इसमें भी लगा सकते थे, इसमें भी लगा सकते थे। इसमें हो सकता है आप में से कुछ लोग ना लगा पा रहे हो इसमें भी, तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। पहले तो आप उसका नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ट्रिक का। अगर आप इसमें ट्रिक लगाएंगे तो चांसेस हैं कुछ गलत होने के, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये तो फेल हो गए, हाँ। चलो जी सर, धोखा खाना भी ज़रूरी है, बिल्कुल धोखा खाना ज़रूरी है। सर ऑप्शन मैच नंबर 5 कौन सा? समझे नहीं, एक का बी, क्या चीज़ हो गया अभी इसमें? ये एक का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का एक, क्या दिक्कत क्या है अभी इसमें? समझा नहीं मैं। इंग्लिश हिंदी में ऑप्शन अलग अलग हैं क्या? क्या दिक्कत क्या है भाई? अच्छा इसका बता रहे हो क्या? 5 वाले का क्या आंसर है? गधे उधे हो गए कहाँ पे? 5 वाले का, अच्छा इसका आंसर नहीं मैच हो रहा, अच्छा इस वाले का, एक सेकेंड। ए का, अरे यार इसको ए करो ना, गधे हो गया यार तुम लोग एकदम, हैं? ए कर लो इसको, छोटी सी बात में रोने लगते हो तुरंत, क्या दिक्कत है? ABCD हो गया, उसी में अभी पढ़े हो तुम लोग, ठीक। फिर से समझा दीजिए बेटा, वीडियो को बैक करने का भी ऑप्शन मिला हुआ है तुम्हें, उस फीचर का इस्तेमाल करिए। इट विल बी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का तो ट्रिक, चलो मैं फिर से समझाता हूँ कि भाई आप कॉमन को छांटेंगे कि भाई कॉमन कौन से हैं, जैसे 3 4 1 1, तो ये 1 1 कॉमन है, तो आंसर इसमें होगा। फिर आपको आगे बढ़ना है, भाई इसमें तो दोनों में है। फिर 2 4 है, तो 2 है कि 4 है, तो 2 होगा कि 4 होगा, कैसे पता चलेगा? तो इनसे हिंट लो, ये दोनों बोल रहे हैं, ये दोनों चिल्ला रहे हैं, तो दोनों चिल्ला रहे हैं तो फिर तो कुछ बात होगा, C है, ठीक है। यहाँ भाई वही सेम काम है, 4 4, दोनों में सिमिलरिटी 3 3, ठीक, ये ठीक है। फिर इसके बाद 2 होगा कि क्या होगा? अच्छा दोनों ही 2 बोल रहे हैं, फिर 1 होगा कि 5 होगा? दोनों ही, जो जिन ऑप्शंस को हमने दरकिनार किया था, दोनों ही बोल रहे हैं 5 होगा, 5 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे C है, C तो यानी BC में होगा कोई। देन दोनों में 2 का D है, सॉरी यहाँ पर 2 का D है और यहाँ पे A है, तो D होगा कि A होगा? तो हम हिंट लेते हैं, बाकी जिनको हमने हटाया है, तो बोल रहा है A होगा, ठीक है। तो वी वुड गो विद दी A, ठीक है, दैट इज़ A, ये तो ऑप्शन नंबर C। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ एक स्टेप तक तो सही चली, लेकिन दूसरे स्टेप में फेल हो गई उस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें। चलो इस पे आते हैं अभी।
Online Dispute Resolution Handbook, ODR Handbook. It will be launched by Ministry of Science and Technology. ODR is the resolution for cases outside courts using digital technology and techniques of alternative dispute resolution such as negotiation, mediation and arbitration. The development of ICT मतलब information communication and technology and increased use of internet has played a major role for ODR. ICT के डेवलपमेंट एंड इंक्रीज यूज़ ऑफ इंटरनेट ने बहुत ही एक मेजर रोल प्ले किया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगेन अगर तुमने इस पर शक किया, मैं बता रहा हूँ शादी मत करना तुम, फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, तुम भूल जाओ, नहीं तो तुम्हारी शक में शादी टूट जाएगी, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा अगर शक करते हो तो फिर ये 3 तो सही होगा ही होगा, ठीक है, इसमें डेटा फैक्ट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो शक जाएगा ना वो पहले वाले में जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मिनिस्ट्री को भी चेंज करना बड़ा आसान होता है। यहाँ पर भी कोई डेटा फैक्ट ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बड़ा एक्सप्लेनेटरी टाइप का स्टेटमेंट है, और जो थोड़े एक्सप्लेनेटरी टाइप के स्टेटमेंट होते हैं जो खुद को डिफाइन कर रहे हैं लंबे चौड़े इस तरह से विदाउट गिविंग एनी डेटा फैक्ट और मैंशनिंग एनी ईयर, वो जनरली सही होते हैं, ठीक है, मैं नहीं मान रहा हूँ सही, लेकिन इसमें मैं शक भी नहीं कर रहा हूँ, ये भी इतना भी मैं शकी इंसान नहीं हूँ, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक लॉन्च करेगी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ओके। तो यानी 3 तो आपका सही होगा ही होगा, और अगर 3 सही होगा तो यानी मैं किन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूँ, कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं? तो आपका 3 तो होगा ही होगा, दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन उड़ा और ये वाला ऑप्शन उड़ा। इसका मतलब समझे दया, दया इसका मतलब समझे। अगर 3 सही है तो 2 या 1 में कोई एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते हैं। तो यही आपकी सीख है कि जिस भी आपको स्टेटमेंट में पक्का श्योरिटी है यस ये सही होगा ही होगा या गलत होगा ही होगा, उसके बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। जैसे मुझे पता है भाई इसमें लिखा हुआ है आईसीटी के डेवलपमेंट ने और यूज़ इंटरनेट का जब यूज़ हुआ तो इसने ओडीआर में काफ़ी हेल्प करी, ऑनलाइन जो लोगों के डिस्प्यूट आज रेजोल्यूट, क्या है भैया इसका मतलब कि जो ऑनलाइन विवाद का समाधान हो जाता है, तो ऑनलाइन अगर विवाद का समाधान हो जाता है तो इंटरनेट ना होता तो नहीं हो पाता, सिंपल, यानी इंटरनेट ने उसके उपयोग का एक प्रमुख भूमिका निभाई है, इसमें क्या शक वाली बात है, यानी ये सही होगा। और अगर होगा तो तुम खुद ही देखो, यानी 3 अगर ऑप्शन में होगा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, यानी इसमें से इसमें होगा, और इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ये बोल रहा हो कि 1 और 2 दोनों ही सही होंगे, ये दोनों ये बोल रहे हैं या तो तुम 1 को चुन ले 2 को चुन लो। भाई मैं तो 2 को चुनूंगा, क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री में गड़बड़ा करना आसान है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ओडीआर इज द रेजोल्यूशन फॉर केसेस आउटसाइड कोर्ट्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये डेफिनेशन दी हुई है, जनरली डेफिनेशन से सही होती हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं और उनमें कोई ऐसा एक्सट्रीम कीवर्ड टाइप का नहीं होता, जनरली डेफिनेशन में एक्सट्रीम कीवर्ड फैक्ट टाइप नहीं होते हैं। Parliament passes the Essential Defence Services Bill in 2021 in August 2021. Which of the following is an objective behind passing it? तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जल्दी से बताइए। सर तो हाँ सर उसका पास बेटा लॉरेंस फिसनोई यहीं से जूता फेंक के मारेंगे तुम्हें, तुम्हारी सारी जो ये बकैती बना है ना निकल जाएगा, ध्यान रखना बेटा, हम भी कानपुर से हैं, ये ध्यान रखना। बहुत मारते हैं यहाँ पे, अब मारते नहीं हैं, हमारे यहाँ पिलाई होती है, तो ये जो अपना खौफ है ना सलमान भाई तक ही रखना। यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, द पार्लियामेंट पास्ड एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 इन अगस्त 2021। तो क्या है मतलब क्यों पास किया था? टू एनकरेज मोर एफडीआई इन डिफेंस सर्विसेज, to prohibit strikes, lockouts, and layoffs in units engaged in essential defense services, to appoint more women in defense services, to implement one rank, one pension. Essential defense services bill. Eliminate the weird. भाई विमेन को अपॉइंट करने में डिफेंस सर्विसेज में क्या है मतलब, क्या विमेन अभी अपॉइंट होती नहीं या फिर कुछ ऐसा विमेन्स आपको दिख रहा है इस बिल में? एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, हटाइए इसको, ठीक है। टू एनकरेज मोर एफडीआई इन डिफेंस सर्विसेज। दूसरा क्या? टू प्रोहिबिट स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ले ऑफ्स इन यूनिट्स एंगेज्ड इन एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आंख बंद करके छोटे बच्चों की तरह एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज मैच कर गया, जैसे वो अनसीन पैसेज सॉल्व किया करते थे कि जहाँ मिल गया तो वही छाप दिए पूरा। लेकिन खुद तो देखो, वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड कोई चीज़ है क्या ये, या फिर वेमेन से रिलेटेड है? चलो एफडीआई थोड़ा बहुत मान भी सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे अब ए बी में लेना ही है तो मैं पंट बी के साथ लूँगा ना, नाम एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज और वहाँ पे भी एसेंशियल डिफेंस है, और वो चीज़ थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप है जो खुद को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये सीजीएल का, इसी बार का सीजीएल का ही क्वेश्चन है ये। ई गोपाल एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है? तो ये मैं तब बता रहा हूँ कि भैया हमें नहीं पता है गोपाल एप्लीकेशन, पता है तो फिर क्या ही दिक्कत है। गोपाल, गोपाल गोपाल हम किसके लिए यूज़ करते हैं? गोपाल हम यूज़ करते हैं जो हमारे कौन होते हैं, जो हमारे गौ को पालते हैं, यानी कि काउज से एसोसिएटेड है। काउ से एसोसिएटेड है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ये तो होगा नहीं। एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड नहीं है, मेन डेयरी से कुछ संबंधित है। और देखिए सिमिलर ऑप्शंस भी हैं ये, और आंसर जनरली आपको सिमिलर ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। जो थोड़े से सिमिलर टाइप के ऑप्शंस लग रहे हैं उनमें, जैसे नेशनल डेयरी सिमिलर हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर डेवलपमेंट बोर्ड, अब मैं किसके साथ जाऊं वो थोड़ा सा अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप किसके साथ जाएंगे। गेस करिए आप ज़रा किसके साथ जाना चाहेंगे, डेयरी डेवलपमेंट के साथ जाना चाहेंगे, डेवलपमेंट बोर्ड, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जाना चाहेंगे? सर मैचिंग में भाई मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मैचिंग का एक और कुछ क्वेश्चन मुझे दिखा था, आई थिंक इंक्लूड नहीं हुआ है, अभी मैं देख रहा हूँ इसको। डी बी 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 अभी दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है। क्या करेंगे, इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद हम तुम्हारे साथ टेलीग्राम पे उसको शेयर करेंगे। चलो, तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा? ये ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो एटलीस्ट दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही पाए थे, ठीक। 10th पीएम उज्ज्वला 2.0 जो स्कीम है, योजना है, इसका रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया है। करिए स्टेटमेंट को, जो पिछले उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वही सेम चीज़ का इस्तेमाल यूज़ यहाँ पर आपको करना है जल्दी से। थोड़ा जल पी लीजिए। अच्छा, चलिए तो यहाँ पर देखिए, पीएम उज्ज्वला 2.0 फ्री गैस स्टोव, यहाँ पे पूछा क्या है, ठीक है। एम क्या है? फ्री गैस स्टोव फॉर बीपीएल हाउस होल्ड, 20 मिलियन एलपीजी कनेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज, फ्री एलपीजी कनेक्शन फॉर कमर्शियल यूज़। ये तो आप हटा ही सकते हो, कमर्शियल यूज़ के लिए तो ठीक कोई फ्री एलपीजी कनेक्शन थोड़ी ना देगा उज्ज्वला स्कीम के तहत, ये तो एकदम ही वियर्ड है, हटा ही सकते हो ये तो, ठीक है। कॉमन सेंस है ही। 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन विल बी प्रोवाइडेड। अब ये दो ऑप्शन आपको सिमिलर नहीं लग रहे हैं? सिमिलर नहीं लग रहे हैं आपको? वो बोल रहा है 20 मिलियन, ये बोल रहा है 10 मिलियन, मतलब इनमें से कोई एक सही है। आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अब सर आपको कैसे पता चला 10 मिलियन ही होगा? वो तो मैं मानता हूँ कि वो फिर आपको पंट लेना पड़ेगा थोड़ा सा, कि 20 में और 10 में। एटलीस्ट ये है कि दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं गैस या नहीं लेना चाहते हैं। दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद वो आपका काम है। मैंने आपको ये बता दिया दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं यहाँ पर, बस। अभी इस क्वेश्चन में आ जाओ। पावर स्कीम है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च करी इसको, बताइए ज़रा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, साइंस एसोसिएटेड है, ठीक है। विमेन को रिजर्वेशन देना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देना है, जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंडिंग इन वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स, इंडिया और फ्रांस सोलर प्रोग्राम। कोई लॉजिक है इस बात का? इंडिया और फ्रांस सोलर प्रोग्राम है, कहीं से दूर दूर तक पढ़ के समझ में आ रहा है कि इंडिया और फ्रांस सोलर प्रोग्राम लॉन्च करेंगे? ना तो सोलर कहीं दिख रहा है, ना तो फ्रांस कहीं दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि यार वेमेन से एसोसिएटेड कुछ तो है, वेमेन से एसोसिएटेड है कुछ, और टेक्नोलॉजी भी एसोसिएटेड है। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करूंगा कि आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है ये सोचा हो कि ऑप्शन नंबर बी या सी में आंसर होगा, क्योंकि ये सिमिलर ऑप्शन टाइप लग रहे हैं। टू अलाउ रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन पार्लियामेंट जुडिशरी, एक बोला टू अलाउ रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन दी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। पार्लियामेंट में तो भाई मतलब खुद ही सोचो यार, ये बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट है बी वाला। तो क्यों रिजर्वेशन दे रहे हैं पार्लियामेंट में जुडिशरी में? कोई खुद ही सोचो भैया, कोई जब रिजर्वेशन देना होगा तो स्कीम थोड़ी ना आएगी, एक्ट आएगा पार्लियामेंट का। जैसे अभी बिल आया, बिल या फिर एक्ट, वही जब बिल पास हो जाता है तो उसी को एक्ट बोलते हैं। अभी आपको पता है 106 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 106वां अमेंडमेंट एक्ट,
तो उससे पार्लियामेंट में वो भी रिजर्वेशन दिया गया। एक स्कीम लाई सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दे डाला, और जुडिशरी तुमको लगता है मान जाएगी जुडिशरी है स्कीम से? तो ये भी एकदम वाहियात स्टेटमेंट है अगर हम देखें, ठीक है। यानी आंसर ए या सी में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विमेन को रिजर्वेशन दे देना। इस मिनिस्ट्री में आप खुद सोचिए भाई, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होता तो भी लॉजिक था कि विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में विमेन रहनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या लॉजिक है? मेन यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी टाइप का स्टेटमेंट है कि कम करना है, मिटिगेट करना है, कम करना है जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब जो मेल और फीमेल के बीच का जो गैप है साइंस और इंजीनियरिंग के रिसर्च फंडिंग जो होते हैं एकेडमिक प्रोग्राम उनमें। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट आपको पकड़ना है। कितने लोग सही कर पाए थे इसको? डैम कंफ्यूजिंग, यस इट इज़, बट यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर होगा। एटलीस्ट आप बी और डी को हटा सकते थे आराम से, ठीक है, अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके। देने बचता था ए और सी। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में अगेन अगर आपको रिजर्वेशन वगैरह देना है तो एक्ट लाना पड़ेगा सर, स्कीम से नहीं हो जाएगा काम, ठीक है, एक्ट लाना पड़ेगा। उड़ान स्कीम हैज़ completed 5 years since its implementation in 2017. It is the flagship scheme of Ministry of Science and Tech. The Airport Authority of India is the implementing agency of this scheme. ठीक, अब आई थिंक ये पता होगा। वैसे तो मैंने प्रीलिम्स के टियर 1 के लिए जब पढ़ाया था तो इस स्कीम के बारे में पढ़ाया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। भाई उड़ने की बात हो रही है, ठीक है, 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है वो है। तो यहाँ पर इन्होंने किया उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि एक्चुअल में है क्या, जो आम नागरिक हैं हमारे, जो हवाई चप्पल पहनते हैं, उनको एयर सर्विसेज देने के लिए स्कीम थी कि भाई कॉमन आदमी भी हवाई जहाज़ में बैठ सके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री यहाँ क्या करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन करेगी ना यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ जो एविएशन है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो अगर 2 गलत हो गया, 3 अपने आप सही हो गया। पहले वाले की अगर बात करें सही होगा कि नहीं होगा, बताइए, गेस करिए। उड़े देश का आम नागरिक हैज़ कम्प्लीट, ये सही होगा आपका, ठीक है। उड़ान ने जो है 5 years कंप्लीट किए हैं। और सर इसमें स्कीम ही गलत है, इसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जो एविएशन है वो होगी। तो यहाँ पर पहला वाला भी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 and 3 दोनों सही होंगे, ठीक है। 13th पे आते हैं, अमृत धरोहर स्कीम। ये सारे स्कीम वाले ही क्वेश्चन अभी ले रखे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फोकस एरिया ऑफ द अमृत धरोहर स्कीम लॉन्च्ड बाई पीएम मोदी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये पूरा जब इस तरह का सवाल आता है ना तो क्वेश्चन का एक एक वर्ड पढ़ा करो। और इस तरह के सवाल जो नहीं आते हैं उसके अगर ऑप्शन जितने लंबे चौड़े रहेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिकॉज आपके लिए उतने ही ज़्यादा हिंट मिलेंगे। अभी अगर मैं पूछ लूँ डायरेक्ट अमृत धरोहर स्कीम किस साल लॉन्च हुई, 2000 ऐसे लिख दूँ, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे ऑप्शन दे दूँ आपको, क्या ट्रिक लगाएंगे आप वहाँ पे? कुछ ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन इस तरह के जो होते हैं कि भाई जहाँ पर इस तरह के थोड़े लंबे चौड़े स्टेटमेंट होता है जिनमें कोई काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, तो उससे मैं अब ये मेरे लिए एक हिंट है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कब मनाते हैं जरा बताओ। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे अगर इन्होंने लॉन्च किया है तो मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा कुछ। ये क्या है? एंशिएंट इंडियन हेरिटेज साइट, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब एनवायरनमेंट का इनसे क्या लेने देना। टू प्रमोट लोकल वैल्यूज ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वेटलैंड सिस्टम, कोई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या लेना देना है यहाँ पे? टू डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एटलीस्ट ए और सी को तो आप हटा सकते हैं ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैं मानता हूँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम प्रमोट करेंगे तो एनवायरनमेंट को होता है बेनिफिट, बिल्कुल हमारी सॉइल अच्छी होती है और हमारी जो लाइफ स्टॉक या फिर हमारी ह्यूमंस की भी हेल्थ है वो अच्छी होती है। टू प्रमोट वैल्यूज़ ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन कंजर्विंग वेटलैंड इकोसिस्टम, थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी, थोड़ा सा एफर्मेटिव, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप वर्ड्स दिख रहे हैं, थोड़े भारी भरकम टाइप, तो आई विल गो विद दिस, ठीक है। अब मैंने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, अब मैं बता रहा हूँ कि बी और डी में मैं किसको चुनूँ अगर मैं आपकी जगह हूँ तो। टू प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, अमृत धरोहर। तो वेटलैंड की बात चर्चा भी ज़्यादा होती रहती है, और वेटलैंड अगर हम देखें तो एक काफ़ी बड़ा हमारा एक इकोसिस्टम का पार्ट भी है और इसकी बात भी होती रहती है ज़्यादातर, तो मैं फिर इसके साथ जाऊंगा। वेटलैंड की अगर बात करें जरा बताइए, वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और कौन सा कन्वेंशन हुआ था इसके प्रोटेक्शन के लिए? तो 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। जो वेटलैंड डे होता है ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 4 फरवरी 2nd फरवरी को, पता है मैं क्यों कंफ्यूज हो गया? बिकॉज 4 फरवरी 1922 को एक घटना हुई थी, जरा बताइए क्या घटना हुई थी? ये हुआ था 1971 में कन्वेंशन हुआ था, रामसार कन्वेंशन।
ये हुआ था ईरान में, जगह है रामसार, वहाँ पर कन्वेंशन हुआ था। इंडिया की पहली रामसार साइट कौन सी थी? तो ये थी आपकी चिल्का लेक और केवलादेव घाना जो नेशनल पार्क है वहाँ का जो वेटलैंड है वो। और ये कब अनाउंस हुए थे? 1982 में ये जो उनको अनाउंस किया गया था, 1981 में अनाउंस किया गया था एज दी वॉट वेटलैंड। और ये चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। 1 फेब को क्या मनाते हैं? 1 फरवरी को क्या मनाते हैं, जल्दी से बताइए। और एनवायरनमेंट डे हो गया, जरा बताओ वाटर डे कब होता है, अर्थ डे कब होता है, बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस कब होता है। अगला सवाल करिए। बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। सूक्ष्म, जो आपका हिंदी में लिखा होगा सूक्ष्म माइक्रो फाइनेंस के बारे में बताइए। चलिए, हाँ हाँ सही है। चलो तो यहाँ पर मैं बताया हूँ 1 फेब को क्या मनाते हैं, क्या रोज़ डे 1 फेब को क्या मनाते हैं हम लोग? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। और आपको पता है अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो चीफ थे हमारे, उनका नाम था राकेश पाल, और उनकी रिसेंट में डेथ हुई थी, है ना, कार्डियक अरेस्ट से। वाटर की अगर बात करें तो 22 मार्च, अर्थ की अगर बात करेंगे तो 22 अप्रैल, और बायोडाइवर्सिटी डे की अगर बात करेंगे तो 22 मई की। ये मार्च है, ये अप्रैल है, और ये मई है, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन, एडवांसेज एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। देखें तो अगर एक्सप्लेनेटरी टाइप का है, अफर्मेटिव टाइप का भी है। माइक्रो फाइनेंस इज अ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू अनएम्प्लॉयड और लो इनकम इंडिविजुअल्स और ग्रुप हु अदरवाइज वुड हैव नो अदर एक्सेस। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसमें शक करेंगे तो शायद, इसमें तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद आपकी मैरिज ना उतनी सक्सेसफुल हो मैरिड लाइफ, लेकिन फिर भी अगर देखें तो अफर्मेटिव है, ये सही है, ठीक है, अफर्मेटिव डेफिनेशन है। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज अ डिजिटल ओनली सिर्फ डिजिटल है, अच्छा, मोबाइल फर्स्ट बैंक। माइक्रो फाइनेंस रेफर्स टू प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल लिविंग इन रूरल एरियाज ओनली। अच्छा, बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करता है? सिर्फ रूरल वालों को फाइनेंस देना है? नहीं भैया, अगर कोई ये शहर से आ गया तो उसको छोटा। माइक्रो फाइनेंस का मतलब ये मत बोलना कि सर ये क्या होता है, पहली बार सुने, बहुत बार सुना है आपको हम ये, ना सिर्फ PYQFI जहाँ से भी आपने पढ़ा हो वहाँ पर, या फिर मैंने निट्टो में कई बार बताया माइक्रो फाइनेंस। जरा बता दो फादर किसको बोलते हैं, ठीक है, और इसमें हाउस होल्ड की इनकम कितनी होनी चाहिए, और किस लोन को माइक्रो फाइनेंस लोन बोलते हैं, कितना लोन दिया जाता है तब, और इसमें किसी NBFC MFI जो होती है, पहले तो इससे का ये बता दो इससे रिलेटेड कौन सी कमिटी है, कौन सी समिति है, एंड देन इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कितना मेंटेन करना है अगर लेना है लाइसेंस तो, और उसके बाद कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन सा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, माइक्रो फाइनेंस की बेस्ट डेफिनेशन देता है, इज अ बैंकिंग सर्विसेज टू अनएम्प्लॉयड और लो इनकम इंडिविजुअल्स हु अदरवाइज वुड हैव नो एक्सेस टू दी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पर ये सही होगा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, सॉरी ये बी होगा ना, ए क्या क्यों लिख रखा है भैया, ABCD, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ओके 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 ओके। तो माइक्रो फाइनेंस जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड नहीं है, अब कंपनीज़ एक्ट 2013 का है, उसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस जो के रिगार्डिंग जो पहला वाला स्टेटमेंट है इसलिए गलत हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक की वर्ड मतलब एक फैक्ट है, ठीक है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फादर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो फादर बोलते हैं मोहम्मद यूनिस को, मोहम्मद यूनिस को बोलते हैं। हाउस होल्ड की इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए, तभी छोटा लोन मिलेगा। माइक्रो फाइनेंस को बोलते हैं लोन जो 1 लाख है उससे कम का होता है, ठीक है। NBFC MFI के लिए मालेगाम कमेटी बनी थी, इसने रिकमेंडेशन दिए थे, इम्प्लीमेंट हुए थे 2011 में, बनी थी 2010 में, रिकमेंडेशन 2011 में। देन आपको अगर लाइसेंस लेना है इसका, तो लाइसेंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि
75% आपके एसेट माइक्रो फाइनेंस के तौर पे होने चाहिए, और कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है, 85% आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि कंपनीज एक्ट जो मैंने अभी आपको बताया 2013 के तहत रजिस्टर्ड है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट ऑफ 2006, जो इसका है मेन, इसका प्राइमरी एम क्या है। ऑप्शंस हैं आपके, टू इंक्रीज इम्पोर्ट टैरिफ, टू प्रोटेक्ट एमएसएमईज, to regulate foreign companies, to focus on large scale industries only, to promote and facilitate the development of MSMEs। सर बंगाल में कलेश मच गया, क्या हो गया? हाँ आज होगा प्रिंस, वो शाम को होगा, ठीक है। तो और ये भी बता दो कि इंडिया का पहला फर्स्ट एसएचजी कौन सा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप पहला कौन था। चलो तो यहाँ पर बात करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएसएमई एक्ट। टू इंक्रीज़ इम्पोर्ट टैरिफ। इम्पोर्ट टैरिफ क्या होता है, जो इम्पोर्ट करते हैं चीज़ें उस पर जब टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट, उसका प्राइस बढ़ाने के लिए। क्यों बढ़ाती है उसका प्राइस, सो दैट ऐसा ना हो, कई सारी देश होते हैं जैसे चाइना जैसे, वो बहुत सारा अपना माल, जैसे फ़ोन है तो फ़ोन को इतना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इम्पोर्ट कम कर देंगे कम प्राइस में, कि इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है, यहाँ की जो डोमेस्टिक फ़ोन है वो गड़बड़ा जाएगा, पूरा बिकेगा ही नहीं फ़ोन। और जब लोगों के हाथों में वो फ़ोन पहुँच जाएगा तो उसके प्राइस बढ़ाना आदत लग जाएगी, तो प्राइस बढ़ा देंगे, या फिर उसमें कोई ऐसी सर्विसेज डाल देंगे जो उसको चार्ज कर लेंगे। तो इस तरह से उसके लिए टैरिफ लगा देती है गवर्नमेंट। फॉरेन कंपनीज़ को रेगुलेट करना है, भैया ये एमएसएमई की बात हो रही है, कुछ तो एमएसएमई की बात कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। टू रेगुलेट फॉरेन कंपनीज़, क्या बात हुई है। टू फोकस ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओनली, सिर्फ हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे। यहाँ बात हो रही छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ की, तुम बात करो लार्ज की। टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, सिंपल। एमएसएमई डे कब मनाते हैं हम, जरा बताओ। और ठीक है, एमएसएमई के डे कब मनाते हैं, बस ये बता दो। और यहाँ पर आप मुद्रा लोन के बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको हम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 तरह के लोन मिलते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। कितने कितने क्या लोन मिलते हैं आपको पता होना चाहिए। और सिडबी जो है उसमें 100% फंडिंग करती है, मुद्रा वाले में ध्यान रखना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जल्दी से बता दो। It is a new strategy in agriculture to produce food grains, especially wheat and rice. It is a new strategy to increase the share of the forest. It is a new strategy to use green color for all purposes. 27 जून को मनाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। सर गुदगुदी मच रही, अच्छा अभी और मचेगी, रुक जाओ भी। तो इट इज़ अ न्यू स्ट्रैटेजी टू यूज़ ग्रीन कलर फॉर ऑल पर्पसेस। कितना वाहियात स्टेटमेंट है। एक तो सब हम हर जगह ग्रीन यूज़ करेंगे, ये कौन सी बात हुई है। इट इज़ अ न्यू स्ट्रैटेजी, और तुमने अगर इसको गलत ना माना तो भी तुम्हारी मैरिड लाइफ सही नहीं होगी, है ना। थोड़ा सा शक भी करना ज़रूरी है। नहीं पता चला तुम्हारा कट रहा है। इट इज़ अ न्यू स्ट्रैटेजी टू यूज़ ओनली हर्बल प्रोडक्ट्स, सिर्फ हर्बल यूज़ करें। क्यों भाई, हर्बल से ऐसी ग्रीन रेवोल्यूशन का हर्बल प्रोडक्ट से क्या लेने देना है, तो भी गया। इट इज़ अ न्यू स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द फॉरेस्ट भी नहीं होगा, आंसर ये होगा। आई नो कि उसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, आप कर पाते इसको आराम से, कोई इतना बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था ये। ग्रीन रेवोल्यूशन को थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक कल रिवाइज करवाया था तो मैं नहीं कराऊंगा आज, ठीक है। आज इस यही क्वेश्चन करते हैं, कल ही किया है क्वेश्चन आप लोगों ने। विलियम गॉड ने टर्म दिया था, मेक्सिको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में सबसे पहले आया था। नॉर्मन बोरलॉग लेके आए थे, 1970 में नोबेल मिला था, पीस प्राइज़ मिला था। इंडिया में स्वामीनाथन फादर हैं। फर्स्ट फेज़ में 1960 से 70 के बीच में था, 70 से 80 के बीच में सेकेंड फेज़ था। सेकेंड फेज़ में हमारा मेन टारगेट था कि भाई इसको होलिस्टिकली डेवलपमेंट करें, रीजनल डिस्पैरिटी जो आ गई है उसको कम करें। पहले वाले में राइस और व्हीट था। राइस हमने IR8 फिलीपींस से इंपोर्ट किया था, जिसको मैजिक राइस वैरायटी बोलते हैं। व्हीट हमने मेक्सिको से इंपोर्ट किया था। 1968 में एक स्टाम्प रिलीज़ किया था इंदिरा गांधी ने, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम का। HYV हाई ईल्ड वैरायटी सीड उसमें लगाई गई थी, ठीक है। पहले हम PL480 स्कीम के तहत इंपोर्ट करते थे व्हीट को फ्रॉम USA। मोनाइशियस का मतलब क्या होता है, ये भी हम नॉलेज के थ्रू कर सकते हैं वैसे तो। कि मोनाइशियस का मतलब होता है जो बाईसेक्सुअल प्लांट होते हैं। बाईसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें कि आपका मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मेल होता है स्टेमेन और फीमेल होता है पिस्टल या फिर कॉर्पसल। तो फ्लावर विद गैनोशियम ओनली, एंड्रोशियम ओनली। एंड्रोशियम क्या होता है, मेल पार्ट होता है जो मेल को होल्ड करके रखता है। ये फीमेल पार्ट होता है आपका, आंसर होगा जिसमें दोनों होता है। एग्जाम्पल लिली, ट्यूलिप, रोज़, हिबिस्कस, ये सब आपके मोनाइशियस या फिर बाईसेक्सुअल होते हैं। करिए इस सवाल को, कितना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। अब बात को याद रखिए मेरी, जितना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट होगा उतना ही आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसको एलिमिनेट कर पाना, कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाता है कि उसको हम एलिमिनेट कर पाते हैं। करिए क्वेश्चन को जल्दी से।
हिंदी में भी है। Original jurisdiction extends to any dispute between the Government of India and one or more state, or between the Government of India and any state or states on one side and on one more state on the other side, between two or two more. ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। Appellate jurisdiction extends when the union plus some states are on one side and some other states on the other side of the dispute. Under Article 129, 142 of the Constitution, Supreme Court. अब होता क्या ना लोगों के साथ, इतना पढ़ते 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 सांस फूलने लगती है, भगवान ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 स्टेट 2 स्टेट 1 स्टेट 1 स्टेट 1 साइड 2 स्टेट, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन ऐसे बोलूँगा कि आखिरी तक पढ़ते रहो, ठीक है, आखिरी तक करते रहो करते रहो करते रहो, परिणाम मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन दी सुप्रीम कोर्ट। अभी के हिसाब से इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन यानी कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता सर्वोच्च न्यायालय में शुरू नहीं की जा सकती है। ये गलत है आपका, ठीक है। वैसे तो आप इसको नॉलेज से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 131 जो किसकी बात करता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की। वो यही बात करता है अगर सेंटर या स्टेट आपस में लड़ जाएं, या फिर सेंटर और उसके साइड में 1-2 स्टेट आ जाएं और बाकी स्टेट अलग दूसरी साइड में चले जाएं, तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। मतलब कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ एक्सक्लूसिव इन नेचर। मतलब इसका ये होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच की लड़ाई जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है। कैसी लड़ाई होती है तो जैसे बिटवीन 2 और मोर स्टेट, तो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट हुआ था, या फिर एनआरसी को लेके कुछ उस टाइम की जो सरकारें थी, जब एनआरसी की बात चल रही थी सीएए की, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कुछ स्टेट। तो ये बात वैसे सही है। तो अगर डी गलत होगा, तो ए अपने आप ही वैसे अगर हम देखें सही हो गया। और ये इसके हिसाब से अगर डी गलत है, इसके हिसाब से या तो बी या तो सी, इनमें से कोई एक ही सही होगा। एपलेट जुरिसडिक्शन एक्सटेंड व्हेन द यूनियन प्लस सम स्टेट आर ऑन वन साइड एंड सम अदर स्टेट ऑन द अदर साइड। भाई आप वही चीज़ फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब लड़ाई होगी स्टेट के बीच में या फिर यूटीज़ के बीच में, तो वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहलाता है। एपलेट होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार 131, 132, 132, 133, 134 आर्टिकल में है, ठीक है। एपलेट जुरिसडिक्शन ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर्स, तो वो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, वो स्टेट और इन सब की लड़ाई तो उसी में जाएगी। यानी बी गलत हुआ आपका, बी गलत हुआ, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। और 129 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ इस तरह से डिक्री या ऑर्डर पास होता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो उसको एज आ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है फर्दर उन चीज़ों के लिए, ठीक है। 142 में क्या है, 142 में है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर में, ये आपको याद होगा, मैंने आपको सब ये पढ़ा रखा है, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी भी मैटर में। कुछ बता दो जल्दी से आप भी, 130 में क्या है और 143 में क्या है, दो आप बता दो। अगला देखते हैं, इनकरेक्टली स्टेटेड सोशल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सा है, जो गलत सोशल इम्पैक्ट लिखा हुआ है, बताइए ज़रा यहाँ पर। तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। 130 की अगर बात करें तो ये बोलता है दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगर दिल्ली के अलावा किसी जगह को सीट बनाना है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो कौन बना सकता है। इसमें क्या है, इसमें एडवाइजरी जुरिसडिक्शन यानी कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। इसके तहत जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है एडवाइस लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, या फिर एनी मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। वो एडवाइस जो मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल वाले मैटर में, दूसरे वाले मैंडेटरी नहीं है। सीजेआई के पास पावर है कि वो किसी भी और जगह को सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेने के बाद। इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है, सोशल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वर्सन द कंडीशन ऑफ लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स, ओनली फार्मर इन्वॉल्व इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वुड बेनिफिटेड। ओनली, जहाँ ओनली लगे सीधा आंख बंद करके नहीं मार देना है,
दिमाग भी तो लगाओ, पढ़ाई भी तो है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो अपना पेट पूजा के लिए जो एग्रीकल्चर किया जाता है। कि जैसे मान लो मेरा 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन है, तो मैंने 1 बीघा में गेहूँ 1 बीघा में चावल बो दिया, कि वो मेरी जो जॉइंट फैमिली है उन सब की नीड पूरी हो जाएंगी, थोड़ा बहुत बचेगा तो बेच लेंगे, लेकिन मेन अपनी नीड पूरी करने के लिए जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसको सबसिस्टेंस बोलते हैं। ये दो नेचर का होता है, एक तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस बोलते हैं और एक होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस, गहन निर्वाह खेती। प्रिमिटिव में प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ किया जाता है, फावड़ा, खुरपी, खुरपी समझते हो ना, तो वो सब का यूज़ किया जाता है, प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव टूल्स है ना कि बहुत पुराने जो टूल्स का हम यूज़ करके एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव टूल्स। तो इनका इस जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने नाम सुना होगा जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, तो वो प्रिमिटिव नेचर का होता है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव गहन निर्वाह खेती जो होता है जिसमें कि हम हाई इनपुट्स का यूज़ करते हैं, हाई इनपुट्स का यूज़ करते हैं, लेबर इंटेंसिव होता है ये, और बहुत ही प्रेशर होता है लैंड में कि कम लैंड से ज़्यादा उपज निकालनी है। इसका उल्टा हो जाएगा एक्सटेंसिव। कई बार इस तरह का भी ग्रीन रेवोल्यूशन में स्टेटमेंट दे के पूछता है इंटेंसिव नेचर का था कि एक्सटेंसिव नेचर का था, तो भैया इंटेंसिव नेचर का था क्योंकि हम हाई ईल्ड वैरायटी का सीड का यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इनपुट लगा रहे थे, फर्टिलाइज़र डाल रहे थे, पानी बहुत इस्तेमाल कर रहे थे, ये सब हाई इनपुट होते हैं, यानी कि हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे थे, लैंड से बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे थे, तो इंटेंसिव नेचर का था जो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन था। समझ रहे हैं आप? तो ओनली फार्मर जो सबसिस्टेंस में थे वो बेनिफिट हुए थे। ये गलत क्यों है? क्योंकि भाई कॉमर्शियल वाले बेनिफिट हुए थे जिनके पास वो इनपुट खरीदने के पैसे थे। तो इसीलिए तो भैया जो पहला वाला फेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो कहाँ आया था? एफ्लुएंट स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश, जिनके पास एटलीस्ट थोड़ी ज़मीन है ज़्यादा। अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कौन प्रैक्टिस करता है? जिसके पास बीघे 2 बीघे टाइप ज़मीन है कि बस भाई कम ज़मीन है, बस अपना खाने पीने का निकल रहा है। जिसके पास 10-15 बीघा है तो वो क्या करेगा? वो कमर्शियल फार्मिंग करेगा ना, कि उसमें पूरा लगा दिया, गन्ना लगा दिया उसने, ठीक है, शुगर केन लगा दिया, अब उसको बेचेगा। शुगर केन हो गया ठीक है, रबर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया। ये किस तरह की क्रॉप्स होती हैं ज़रा बताइए कमेंट में, ठीक है। तो इसने लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स की कंडीशन कैसे वर्स कर दी? क्योंकि भाई वो सिर्फ अब एज अ पेजेंट काम करने लगे उनके अंडर में जो बड़े बड़े किसान थे। देयर वॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्विस कास्ट को, प्राइमरली द मीडियम एंड लार्ज फार्मर वर बेनिफिटेड। अब यहाँ पर देख सकते हैं बी और डी सिमिलर है, यानी इन दोनों में एक ही कोई आंसर होगा। बी और डी को अगर हम देखें तो सिमिलर हैं, तो ये भी आप ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पर। तो जो मैंने रबर, कॉफ़ी ये सब बताया ना आपके, ये प्लांटेशन क्रॉप होते हैं। प्लांटेशन क्रॉप क्या होते हैं? प्लांटेशन क्रॉप वो होते हैं जो कमर्शियल फार्मिंग होती है ना, उसी का एक सब टाइप होता है प्लांटेशन क्रॉपिंग या फिर प्लांटेशन फार्मिंग। इसमें एक ही हम बहुत बड़े पार्ट ऑफ लैंड में सिर्फ एक ही क्रॉप को जब उगाते हैं तो उसको ही बोलते हैं प्लांटेशन। समझे आप? रबर, टी, कॉफ़ी ये सब आते हैं इसमें। और कॉफ़ी जरा बताओ कर्नाटक की किन हिल्स में ग्रो किया जाता है? और टी और कॉफ़ी के लिए कौन सी सॉइल सबसे सूटेबल है? हु अमंग द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड अंडर द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी? मेरे पास तो जोतने के लिए कोई ज़मीन नहीं है। अच्छा, तो पढ़ाई करो, पैसा कमाओ थोड़ा बहुत, फिर ज़मीन ले लेना अपना, क्या दिक्कत है? बाबा बुदन हिल्स बिल्कुल सही है। आपका कोई फ्री क्लास यूट्यूब पर है क्या? प्लीज़ सर बता दो। आपका कोई क्लास फ्री है? भाई सारा क्लास फ्री है भाई, हैं? FRB करवा रखा है, PY की सीरीज़ करवा रखी है, और कितना चाहिए भाई? हिल्स की अगर बात करेंगे तो बाबा बूदन जी की हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट पड़ती हैं कर्नाटका में, और यहाँ पे अराबिका, रोबस्टा, लिब्रिका, हाई वैरायटी ऑफ कॉफ़ी। और इन दिनों के लिए कौन सी सॉइल नीडेड होती है? लैटेराइट। लैटेराइट सॉइल में एक कीवर्ड हम लोग पढ़ते हैं, ये कहाँ मिलती है? हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। तो इस हाई रेनफॉल की वजह से ऐसा क्या होता है इस सॉइल में? जल्दी से बताइए। और ज़रा बताओ ये जो रबड़ है ना, रबड़, ये रबड़ जो है किस टाइप के फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी रबड़? और किस ने जो है पेंसिल छील के रबड़ बनाई है बचपन में? हाई रेनफॉल की अगर बात करेंगे तो इससे हो जाती है लीचिंग, जिसको निच्छालन की प्रक्रिया बोलते हैं। लीचिंग होती है जहाँ पर हैवी शार के बाद,
हैवी रेनफॉल के बाद जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं टॉप सॉइल के वो या तो वॉश अवे हो जाते हैं या डीप डाउन चले जाते हैं। अच्छा, हैवी शार के बाद जब टॉप सॉइल इरोड हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रबड़ जो है आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी, सदाबहार वनों में, जहाँ पे आपको एबनी, माहोगिना, सिंचोना, एनी, रोजवुड, एपीहाइट, खैनी नहीं एनी, ये सब देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है वहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे इंडिया के वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे ब्राज़ील के जो हमारे रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर, जिनको कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो उसको हम शीट इरोजन बोलते हैं, जो टॉप सॉइल पूरी हैवी शार के बाद वो हो जाती है, शीट इरोजन, ठीक है। और एक होता है इसी तरह गली इरोजन। कौन सी नदी है, कौन सी रिवर है जो गली इरोजन को परफॉर्म करती है, और इसको रोकने के लिए शीट इरोजन को हम क्या यूज़ करते हैं? तो एक तो हम कॉन्टूर बैरियर का यूज़ कर लेते हैं। कॉन्टूर बैरियर का मतलब ऐसे 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 करके कुछ ऐसा, या तो मिट्टी लगा देंगे या फिर कुछ झाड़ टाइप लगा देंगे कि पानी का जो बहाव है वो धीमा हो सके, तो उसको कॉन्टूर बैरियर बोलते हैं। या फिर हम टेरेस फार्मिंग कर लेंगे, टेरेस फार्मिंग, छत में खेती कर लेंगे, ठीक है। गली इरोजन जो है ना, चंबल नदी दिखाती है, रेवाइंस बनाती है, बैडलैंड टोपोग्राफी जो है उसको हम बोलते हैं। और ज़रा बताओ, विंड की वजह से अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा? पहला। दूसरा, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? इस सवाल को कर लेते हैं। चौथे ऑप्शन आपने कर लिया ना, कर लिया ना आपने सभी ने, ठीक है, उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा। इसमें अब मैं आता हूँ सीधे, पूछ रहा है कि इसमें फ्री लीगल एड, पहले तो बताओ, फ्री लीगल एड टू दी पुअर, फ्री लीगल एड टू पुअर ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? जल्दी से बताइए। तो फ्री लीगल एड का मतलब है कि आपको लीगल एड मिलेगी और भी फ्री मिलेगी, कि आपका कोई केस हो गया, कुछ ज़मीनी विवाद है, तो आपके पास पैसे तो है नहीं खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, वकील हायर करने के लिए, तो आपको फ्री में मिलेगा। इसमें लिखा है कि टू फाइल एनी केस इन सुप्रीम कोर्ट इफ़ एनी पर्सन नीड फ्री लीगल एड, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है तो आपकी इनकम 10 लाख से नीचे होनी चाहिए। भाई 10 लाख का मतलब समझते हो? 6 लाख का मतलब महीने का 50,000, और 4 लाख और ले लो, यानी कि लगभग ये लगभग होगा 6 लाख कुछ 35,000 महीने की इनकम। जिसकी 6 लाख 35,000 है उसको गवर्नमेंट फ्री लीगल एड देगी क्या? कोई लॉजिक है इस बात का? जिसका महीने का, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसका महीने का इनकम लगभग 60,000 महीने का हो गया और 35,000 और, यानी कि लगभग 95,000 है ना, ऐसा ही होगा, लगभग 94,000 के समथिंग। 94,000 आप मंथली अर्न कर रहे हैं, 94,000, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तो गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ है, 94,000 तुम वो करोगे अर्न, और इतना इनकम तुमको इतना वो मिलेगा, तो एकदम भी वियर्ड है। सॉरी क्या मैं बोल दिया यार, एक सेकेंड, 60,000 6 लाख, ठीक है। नहीं मैं गरीब हूँ। आई थिंक 10 लाख कितना आएगा ये निकल के? 10 लाख आई थिंक ये 94,000 नहीं, 84,000 आएगा कुछ, ये 84,000 के आसपास आएगा। 94,000 ज़्यादा हो गया, ठीक है, फिर भी 84,000 कोई कम होता है क्या? आपकी सीजीएल में जॉब लगेगी भाई, ये आपकी इनकम कितनी होगी? लगभग 70,000 80,000, ठीक है। और ये 84,000 में आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका जो स्टेटमेंट होगा गलत। और अगर आप इसको एलिमिनेट कर दिए थे तो अब आपके पास ये पूछा एसएससी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई हमने खुद से नहीं बनाया। बी सी डी अपने आप सही हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ए सही होगी नहीं, कोई मेंबर है एससी एसटी का, उसको फ्री लीगल एड मिलेगी, ठीक है। फ्री लीगल एड अ मेंबर ऑफ एससी एंड एसटी कम्युनिटी। ये वाला मेरे हिसाब से पहला वाला तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसमें। क्योंकि अगर एक सेकेंड, SC ST कम्युनिटी, SC ST में तो आई थिंक SC ST को अगर मिलने लगा तो SC ST में तो यार बहुत लोग आ जाएंगे, है ना ऐसे तो। लेकिन SC ST को तो गवर्नमेंट करती रहती है, तो आने तो चाहिए इसमें उस हिसाब से तो। ठीक है, ये होगा आपका, ठीक है, ABCD होगा आपका। आपको सिर्फ यहाँ पर ई को एलिमिनेट करना था, बिकॉज इतनी इनकम वाले को फ्री लीगल एड सर्विस नहीं देने वाली गवर्नमेंट। और इसका आर्टिकल कौन सा है, कौन से DPSP में लिखा है, और ये हिंदी में है, हिंदी में दिखाना भूल जाता हूँ। तो ऐसे हमने याद किया था, एक LDC है,
जो पीएचसी में काम करता है, पब्लिक हेल्थ सेंटर में, पढ़ा था ये आर्टिकल नंबर 39 में अनुच्छेद नंबर 39 में लिखा हुआ है। देन इसके बाद उसको क्या करना था, लोगों का भला करना था, तो सबसे पहला काम उसने यही किया था, फ्री लीगल एड दी थी पुअर को। उसके बाद उसने क्या किया था, पंचायत इस्टेब्लिश करी थी। उसके बाद उसने राइट टू वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट इंश्योर किया था। उसके बाद उसने क्या किया था, उसके बाद उसने किया था कि भाई लोगों को राइट टू वर्क के देने के बाद जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस भी तो होनी चाहिए जहाँ पे वो लोग वर्क कर रहे हैं, मैटरनिटी रिलीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जो उसके बाद उसने लिविंग वेज मिल रहा है कि नहीं, मतलब गुजारा करने लाइक भत्ता मिल रहा है कि नहीं। देन उस इंश्योर किया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्ली चाइल्डहुड केयर। 46 में जल्दी से बता दो क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे अच्छा नहीं पूछा, तो ज़रा ये बता दो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये किस आर्टिकल में है, और ये एससी का जो नेशनल कमीशन और एसटी का नेशनल कमीशन, इसको किस अमेंडमेंट से बाइफरकेट किया गया था, अलग अलग किया गया था। और नेशनल कमीशन फॉर जो बैकवर्ड क्लासेज है ये किस आर्टिकल में, तो ध्यान रखना एससी वाला है आपका 338। पहले एससी और एसटी एक ही आर्टिकल में हुआ करता था। इसका काम क्या होता है, काम सिंपल, एससीज जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके राइट्स को प्रिजर्व करना, रक्षा करना। और एसटी वाला अब आ चुका है 338 ए में, 338 ए में। इन दोनों को बाइफरकेट किया गया था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। बैकवर्ड क्लास का है 338 बी, ये क्रिएट हुआ था 102nd अमेंडमेंट से। 103rd में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला था, 101 तो जीएसटी वाला था, 104 से एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन खत्म किया गया था लोकसभा में। चलिए सर, यूट्रोफिकेशन के बारे में वैसे तो ये आपको पता है नॉलेज के बेसिस से, बिकॉज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मान लेते हैं नहीं पता है तो फिर कैसे इस सवाल को करेंगे, करिए। यूट्रोफिकेशन, ये हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में काफ़ी बार मैंने आपको बताया चीज़, लेकिन मान लेते हैं हमें नहीं पता है। ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज। 3 ऑप्शन बोल रहे इंक्रीज, एक बोल रहा डिक्रीज, तो भाई तुम हटो यार, ऑड वन आउट। ये जब नहीं पता है तब की बात है। इन दी कंसेंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस, इन दी कंसेंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस, इन दी कंसेंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस, ओके ठीक है, बाकी सब सेम है। आई थिंक यहाँ पर जो अंतर है वो यहाँ पर अंतर है। ये डेजर्ट एरिया की बात कर रहा है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम से लेक की बात कर रहा है, और ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहा है। यूट्रोफिकेशन, ठीक। अच्छा, तो जिसको एलिमिनेट किया है वो यहाँ, उसका भी कुछ पर्पस होगा, उससे पूछते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि हर कोई दुनिया में आया है तो कुछ ना कुछ पर्पस उसका कुछ है, तो वैसे इसका भी कुछ पर्पस है। लेक, अच्छा, खत्म, बढ़ो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दी स्टेट लेजिस्लेचर, कौन सा यहाँ पर, बाकी तो ये मत सोचना कि ये हम लोगों के लिए एकदम हलवा क्वेश्चन है नॉलेज के बेसिस पे। मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ाता हूँ कि भाई लेक है पानी, ठीक है, जैसे तुमने गांव में जैसे देखा होगा लेक वेक, अब हर इधर से कहीं नाली से पानी आ रहा है, इधर से नाली से पानी आ रहा है, इधर से नाली से पानी आ रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से यहाँ पर एल्गे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, जब वो, ठीक है, जब वो डिकम्पोज होंगे, सड़ेंगे, तो बैक्टीरिया आएगा डिकम्पोज करवाने उनको। जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करने आएगा, बैक्टीरिया किस पे सर्वाइव करेगा, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे जो मछलियाँ रह रही हैं बेचारी, उनकी ऑक्सीजन कहाँ गई, ये बैक्टीरिया खा गए, तो इनको क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से बैक्टीरिया जब ऑक्सीजन कंज्यूम करने लगेंगे तो BOD हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगी, ऑक्सीजन जो घुली हुई वो घट जाएगी, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन घटेगी, BOD बढ़ेगी। और ये गंदी चीज़ होती है, क्योंकि इससे मर जाएंगी बेचारी मछलियाँ, फिर बाकी जो केकड़े वगैरह रहे, जब ये मरेंगे तो इनको डिकम्पोज करने के लिए और बैक्टीरिया आएगा, और बैक्टीरिया आएगा और ऑक्सीजन लेगा, तो ये विसियस साइकिल डेवलप हो जाएगी। विसियस समझते हो ना, कुछ चक्र। स्टेट करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेचर। चलो, तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन पार्ट नंबर 17 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348 बिजनेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी ट्रांजेक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट ऑफ द, अच्छा लिखा तो हुआ है 17, ठीक है, पार्ट 17 में ध्यान रखना ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। आर्टिकल नंबर 343 में क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या होगी, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट।
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन परमिट एनी मेंबर टू स्पीक इन हिज मदर टंग. ही कैन, वी नो दिस, हमने पढ़ा है ये सब, वैसे तो बढ़ चुके हैं स्टेट, उससे भी हो सकता है. बट ओनली द सुप्रीम कोर्ट इज एंटाइटल टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ओनली. गड़बड़ है दया, सीपीओ का सवाल है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइवेटाइजेशन इज फॉल्स. बताइए प्राइवेटाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है. यस, यही मैं पूछने वाला था. यशी ने पहले लिख दिया. आर्टिकल 120 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी. आर्टिकल 120 में लैंग्वेज यूज्ड इन दी पार्लियामेंट, हिंदी और इंग्लिश. और उसमें ये क्या लिखा हुआ है कि 15 साल के बाद और इंग्लिश वर्ड को डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन किया नहीं गया है अभी तक. ठीक है. और 121 में क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता है. प्राइवेटाइजेशन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मोनोपोली. नो एक्सप्लॉयट, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मोनोपोली पावर बाई प्राइवेट कंपनीज आफ्टर प्राइवेटाइजेशन. मतलब अब मैं क्या बोलूँ. ठीक है, ये तो ऐसा है कि आराम से हर कोई बना सकता है. किसी को दिक्कत हुई ये जानने में या फिर ऑप्शन ए को एलिमिनेट करने में. सर 20 बोलकर 23 कर दिया. अरे क्या 30 बोला तो शुरू में देख लो जाके. ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि अगर जब मोनोपोली होगी तो प्राइवेट एक्सप्लॉइट करेगा. सबसे बड़ा कंसर्न तो यही ही होता है मोनोपोली में. कितनी टाइप की मार्केट होती हैं. तो एक तो मोनोपोली होती है, एक ओलिगोपोली होती है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, और एक क्या होता है, एक होता है आखिरी, वो होता है परफेक्ट कंपटीशन. क्या अंतर होता है. मोनोपोली में एक एंट्री बैरियर होता है, हर कोई नहीं घुस सकता है. इसीलिए जब मोनोपोली होती है तो इसमें सिर्फ एक प्लेयर, ओनली वन प्लेयर है मार्केट में, वो ही सब डिसाइड कर रहा है. ओलिगोपोली में फ्यू प्लेयर्स हैं मार्केट में, फ्यू प्लेयर्स हैं, कुछ कंपनीज हैं. ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड एंट्री बैरियर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ, लैपटॉप की बात कर सकता हूँ कि कुछ ही हैं, लेनोवो, डेल, HP, एप्पल. ठीक है, कुछ ही प्लेयर्स हैं, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं बचते हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी सेलर्स, मैनी बायर, तो देखो बायर हमेशा मैनी ही होंगे. बायर तो फ्यू का भी हो ही नहीं सकते. मैनी सेलर और मैनी बायर. ठीक है, तो यहाँ पर मैनी सेलर होते हैं. वहाँ पर एक सेलर था, एक प्लेयर या फिर एक सेलर कर लो. यहाँ पर फ्यू सेलर्स थे, यहाँ पर मैनी सेलर्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट का मार्केट हो गया, सोप का मार्केट हो गया. ठीक है, तो ये सब जो होते हैं हमारे मार्केट, ये कैसे हैं. या फिर फ़ोन का मार्केट हो गया, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारा सोप वगैरह में क्या होता है, कितने सारे सोप आते हैं. ठीक है, मंजन कितने सारे आते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. परफेक्ट में क्या है. अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है. इसमें भी मैनी सेलर्स होता है. अंतर इसमें यह है कि पहली बात तो सेलर ज़्यादा होंगे परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन इस तरह से वो नहीं पूछेगा आपसे. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यानी कि एक जैसे ही माल बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एटलीस्ट बोलते तो है हमारे टूथपेस्ट में नमक है, कोई बोलेगा धनिया है, कोई बोलेगा कि चारकोल डाल दिया इसमें हमने. ठीक है, नहीं कुछ डिफ्रेंशिएशन लेके आते हैं. यहाँ कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में. एग्जाम्पल इसका एग्रीकल्चर मार्केट. गेहूँ तो भाई गेहूँ होवे, चाहे हमारे खेत का होवे चाहे तुम्हारे खेत का होवे. एग्रीकल्चरल मार्केट बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस हो सकता है बस. चूज़ दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी आइलैंड्स ऑफ इंडिया. करिए, चूज़ करिए. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले तो करिए, पहले मैं फिर बताता हूँ क्या इस तरह के क्वेश्चंस में होता है. ठीक है, अब ये मत सोचिएगा ये तो हमें आता है, इसमें ट्रिक की क्या ज़रूरत. तो हमें भी पता है तुम्हें आता है, या फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है जैसे अभी हम लोगों ने किए वो आते हैं तुम्हें, तो आते हैं तो अच्छी बात है. यहाँ पे आने और ना आने की बात नहीं है. मेन हम तुमको जो चीज़ सिखाने हैं वो सीखो. वो ये तुम्हें पता, हमें पता है कि तुम्हें ये चीज़ पता है कि लक्षद्वीप कोरल बने हुए, कि हम पढ़ा चुके हैं तुम्हें, इसलिए कि लक्षद्वीप कोरल के बने हुए. अंडमान निकोबार ये जो एक्सटेंशन है, ये जो हिमालय आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ अराकान योमा हिल्स में तब्दील हो जाते हैं, ये म्यांमार में, देन उसी का ही उभरा हुआ पार्ट अंडमान निकोबार है, और लक्षद्वीप आपके कोरल हैं. पढ़ चुके हैं ये हम. ठीक है, तो ये वाला सही होगा. और अंडमान निकोबार आर कंपोज्ड ऑफ कोरल, ये गलत है. ये आर एलिवेटेड पोर्शन, ये है, तो यानी कि ए और सी होगा, खत्म आंसर. ठीक है, मेन पर्पस आर कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड इट इज. अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तो ए और डी हो जाएगा आपका. ठीक है,
मेन पर्पस ये नहीं है। मेन पर्पस ये सिखाने की, चलो वो तो है ही है कि ठीक है आपको ये चीज़ पता हो, लेकिन मेन पर्पस ये भी है कि ये चीज़ बताना कि भाई वो किन्हीं दो चीज़ों को पलट सकता है, वो किन्हीं दो चीज़ों को पलट सकता है। उसने क्या किया, उसने लक्षद्वीप जो लेफ्ट साइड में हमारा लक्षद्वीप अरेबियन सी में को अंडमान निकोबार से रिवर्स कर दिया उसने। लक्षद्वीप को इधर रख दिया कि भाई वो एक्सटेंशन है हिल्स के, और अंडमान निकोबार को बोल दिया कि वो कोरल डिपॉजिट है। लेट मी टेल यू कि अंडमान निकोबार कोरल आइलैंड नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। मैं तुम्हें बता दूं फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि अंडमान निकोबार में ज़्यादा कोरल है एज़ कम्पेयर टू लक्षद्वीप। लेकिन अब ठीक है, एसएससी ने माना है तो माना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा कि लक्षद्वीप कोरल से बने हुए, अंडमान निकोबार, बिल्कुल ये बात सही है कि अंडमान निकोबार जो हैं ये आपके अराकान योमा हिल्स जो हैं उन्हीं का ही उभरा हुआ हिस्सा हैं। लेकिन ये बोल देना कि कोरल से बने ही नहीं हुए तो ये भी एक बात गलत होगी। लेकिन खैर कोरल के बने हुए हैं और ये आपका सही हो जाएगा। बाकी अब यहाँ पे अब मैं करवा नहीं रहा हूँ होमवर्क आपके लिए, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ आपको। 8 डिग्री चैनल कल ही पढ़ाया आपको, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल कल ही पढ़ाया। करिए इस स्टेटमेंट क्वेश्चन को 25th। बस 4-5 क्वेश्चन मुश्किल से और बाकी हैं। दिवाली ऑफर नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा अभी 2.0 बैच में आ सकते हैं रिकॉर्ड वाले में, लेकिन इसमें अभी नहीं है। ये साइनस जटायु, क्योंकि पहले से ही डिस्काउंटेड प्राइस है अभी, है ना। चलो, तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 scheme has been implemented under the National Food Security Act 2003. Okay, it is an ongoing central government sponsored scheme under the Ministry of Women and Child Development. Okay, it is extended, बिल्कुल सक्षम आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी पोषण तो ये हो गई मिनिस्ट्री, बिल्कुल ठीक है, सही बात है ये तो गलत पूछा है, अगर गलत पूछा ठीक है। इट इज़ एक्सटेंडेड टू चिल्ड्रन एज्ड बिलो 6 years ओनली, ओनली ऐसे बोल दिया तुमने, हैं तो यानी 3 तो हो गई होगा, क्यों, क्योंकि गलत पूछा है ना, और 3 गलत होने के चांसेस हैं और 2 सही होने के चांसेस हैं। अगर 2 सही होगा तो 2 तो हो नहीं सकता है, और 3 अगर गलत होगा तो 3 को तो होना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो, अब देखो यहाँ पे 6 सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन। क्या किया इसने, चेंज कर दिया डेटा को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स ऑफ इंडिया। हिंदी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए क्या होगा। हल्की सी गुदगुदी हो रही कि नहीं हो रही है अभी, बताओ। रॉन्ग पूछा है, बिल्कुल, तो रॉन्ग पूछा है तो 2 तो सही होगा ही होगा, तो 2 तो हो नहीं सकता है, और 3 क्योंकि ओनली लिखा हुआ है तो गलत होने के चांसेस हैं, है ना। रॉन्ग पूछा है तो भैया हमने कब ट्रू लगाया है हमने कब ट्रू लगाया है, मतलब बस रॉन्ग लिखा है तो रॉन्ग पूछा देव सिंह, काहे पागल हुए जा रहे हो। रॉन्ग पूछा है रॉन्ग तो हमने कब कहा करेक्ट पूछा है भैया। 3 गलत होगा तो 3 तो ऑप्शन में होगा। तुम अपने दिमाग को देखो, एक स्टेप आगे बढ़ो कि भैया अगर 3 गलत होगा तो 3 तो ऑप्शन में होगा ना। 2 अगर सही होगा तो वो तो होगा ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है और हमें ज्ञान दे रहे हो कि इनकरेक्ट पूछा है। पहले खुद देख लो, इनकरेक्ट पूछा है तो फिर क्या होगा, है लगे चिल्लाने, इनकरेक्ट पूछा है, इतना ही में खुश हो गए। एटलीस्ट 30% ऑफ टोटल लैंड एरिया प्रपोज फॉर द NIMZ इज टू बी यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। It prescribes a minimum area of 10,000 hectares for establishing an NMIZ, National Investment and Manufacturing Zone. Investment and manufacturing की बात हो रही है। The state government will provide power, connectivity, water and other infrastructure facilities. A special purpose vehicle will be constituted to take care of the। कुछ ऐसा है इसमें डेटा फैक्ट जो इसको गलत बना सकता है, नहीं है, तो मतलब ये सही होगा। नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। सर गुदगुदी हो रही है, अब तो गोली लग गई सर जी गोली लगना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये तो सही होगा ही होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। कुछ ऐसा लग रहा है आपको इसमें, द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, ये भी सही लग रहा है, मुझे पता है कि इसमें हो सकता है आपको ये आप संशय क्रिएट कर सकते हो कि यूनियन गवर्नमेंट भी तो हो सकता है। तो इसने फोकस क्या किया था, स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पावर कनेक्टिविटी, तो मतलब थोड़ा सा देखें तो अफर्मेटिव टाइप का स्टेटमेंट है, तो ये भी सही होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 ऐसे ऊपर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं जिसमें कि थोड़ा सा डेटा लिखा हुआ है, तो गलत होने के चांसेस उनमें ज़्यादा हैं। अगर मुझे करना ही है इस क्वेश्चन को तो मैं इन दोनों को सही मानूंगा, क्योंकि अफर्मेटिव टाइप के डेटा फैक्ट कुछ लिखा नहीं हुआ। एटलीस्ट 30% ऑफ दी, यानी कम से कम 30% ऑफ टोटल लैंड एरिया प्रपोज फॉर NIMZ इज टू बी यूटिलाइज फॉर
मतलब एटलीस्ट 30% ऑफ द टोटल लैंड, अगर इसको NIMZ यानी इसमें मैन्युफैक्चरिंग जोन अगर हमने इसको डिक्लेयर किया तो एटलीस्ट 3% में तो लगाओ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये बोल रहा है। इट प्रिस्क्राइब द मिनिमम एरिया ऑफ 10,000 हेक्टेयर फॉर स्टैब्लिश, अगर ये इस्टेब्लिश करना है तो 10,000 हेक्टेयर होना चाहिए, बहुत बड़ा ज़मीन होता है, यानी अगर इतना नहीं हुआ तो नहीं कर सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ ए या बी में, आप किसके साथ किसको गलत ठहराना चाहेंगे कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन सेटअप करना है। गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर हमने किसी लैंड को डिक्लेयर किया है तो एटलीस्ट 30% में तो काम करो ही, 30% काम में तो करो, ये ऐसा तो नहीं इसको डिक्लेयर करवा ली है, सब्सिडी ले ली है और कुछ और वहाँ कर रहे हो हैं, तो 30% में तो करो। तो ये थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है कि हाँ ये बात सही है। मिनिमम इतना 10,000 हेक्टेयर बहुत होता है, इतना होना ही चाहिए ये इस्टेब्लिश करने के लिए, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम सेंस में चला जाता है और आंसर भी यही है, नॉट करेक्ट है ये। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करिए। फॉल्स अबाउट दी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में कौन सा गलत है? हाँ बिल्कुल, सबका सही है, सबका सही है। हाँ इसमें आपका हिंदी में यार मैं नहीं दिखा पाता हूँ ना, बी होगा। चलो हिंदी में देख लो। करें, चलिए तो यहाँ पर है वन ऑफ द मेन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जोन्स एक्ट वॉज, हिंदी में देख लिया ना सभी ने, वॉज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस। इसका एक ऑब्जेक्टिव था कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लग रहा है अफर्मेटिव टाइप का थोड़ा सा। ठीक है, SEZ रूल्स, कई बार क्या होता है कि जब हम सारे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं तब हमें एक आइडिया भी लग जाता है, नहीं पता है हमें SEZ क्या है, बट फिर भी जब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं तो समझ में अच्छा ये इसकी बात हो रही है, मतलब ये होगा। तो पढ़ना भी ज़रूरी है सारे स्टेटमेंट को विद बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन। SEZ रूल्स provided for different minimum are provided for different minimum land requirement for different classes of SEZs। ये जो SEZ रूल्स हैं फॉर डिफरेंट मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट होते हैं डिफरेंट क्लासेस के लिए, ये भी अफर्मेटिव टाइप का है कि भाई डिफरेंट के लिए डिफरेंट होगा। यहाँ बोल रहा है, अब देखो यानी कि तीनों एक साथ, ये सारे ऑप्शन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, चारों ऑप्शन देके कि तीनों सही नहीं हो सकते, मतलब एक तो गलत होगा ही होगा, दो हो सकते हैं लेकिन एक तो होगा ही होगा, ये बात पक्की है। इसको 2011 में अनाउंस किया गया था, डेटा है ये, इसके चांसेस गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक्चुअल में सही आंसर इसका 2000 है, और ये ठीक है नहीं पता कोई बात नहीं, तो डेटा है। तो अगर मुझे पंट लेना है तो आई वुड गो कि ये गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक को तो गलत होना ही पड़ेगा, तो भाई तू जा, क्योंकि ये तो मुझे ठीक लग रहे हैं, कोई ऐसा एक्सट्रीम कीवर्ड डेटा फैक्ट नहीं लग रहा है। तो अगर दो गलत होगा, एक तो को तो मुझे हटाना ही है, ले भैया। ठीक है, ये तो एक सेकंड ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है क्या? 1 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसमें ओनली 3, दूसरा तो गलत होगा विद नो डाउट। और अगर दूसरा गलत होगा और अगर ऑप्शन ठीक हैं, ओके 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 ओके, फॉल्स पूछा है, ओके देव सिंह यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं अभी फॉल्स पूछा है तो फॉल्स पूछा है, तो ये दोनों तो सही होंगे, तो फॉल्स पूछा है तो फिर ओनली 2 हो जाएगा, खत्म। वही मैं सोचूँ 1 और 3 तो दोनों सही है, तो भैया 2 होगा, फॉल्स पूछा है। आखिरी क्वेश्चन कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द म्यूजिक ऑफ इंडिया, म्यूजिक के बारे में कौन सा गलत है? फॉल्स पूछा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो अब यहाँ पे कानपुर, तो इनकरेक्ट अबाउट द म्यूजिक ऑफ इंडिया, तो अ राग इज़ बिलीव टू हैव स्टार्टेड एज अ ट्राइबल, ये इसमें एक मान्यता है कि ये कभी शायद ट्राइबल फोक ट्यून, भाई तुमने इसको गलत माना ना, अब तो तुम करना ही शादी मत, हम बता रहे मत करना, तुम सफल नहीं होगी। तो एक राग ये माना जाता है कि एक ट्राइबल और फोक ट्यून के टाइप पे स्टार्ट हुई होगी, क्या दिक्कत है इसमें भाई, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ बोलो तुरंत इसको, ठीक है तो ये सही होगा। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कमाइचा इज पॉपुलरली यूज्ड बाय द मंगनियार कम्युनिटी ऑफ मणिपुर as a particular accompaniment to their songs. Okay, Shruti is a unit of measure or small difference between various consecutive pitches within a grammar scale। अगर देखें तो ये भी थोड़ा डेफिनेशन टाइप है। ताल इज़ अ साइक्लिकल अरेंजमेंट ऑफ टाइम यूनिट, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक फैक्ट लिखा हुआ है कि ये जो मंगनियार कम्युनिटी है जो कमाइचा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करती है मणिपुर की है, गलत है, राजस्थान की है। या तो आप इसको ठीक है नॉलेज से तो हो सकता है बना ही सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक फैक्ट लिखा हुआ है कि मणिपुर का है, मणिपुर का नहीं वो। और सर अपना अच्छा,
तो मणिपुर नहीं होगा। आखिरी क्वेश्चन करो 31st। मैचिंग कर डालो जरा जल्दी से, मैचिंग कर डालो जल्दी से। करो भाई मैचिंग जल्दी से। मैचिंग में उसी ट्रिक का यूज़ करना है आपने। आपने पहले तो घबराना नहीं है, आपने ट्रिक का यूज़ करना है, समझ रहे हैं आप? घबराना तो बिल्कुल नहीं है आपने। तो कैसे करेंगे देखिए, सी सी ए डी सी सी ए डी बी ए ए ओके ओके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हिंदी में देख लीजिए। हाँ करिए। ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लगाना है। लगाइए जल्दी से, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। गुदगुदी वाला ट्रिक से आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वैसे तो आप कर सकते हैं इसको, उससे भी कर सकते हैं आप, मतलब नॉलेज हमने पढ़ा है कि ठीक है, लेकिन हम नॉलेज नहीं, हम ऐसे ही करेंगे। ए सी बी सी 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 ए बी बी डी, खत्म। यही होगा आंसर, होगा यही आंसर होगा। तो मेघालय में हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट थी, और कौन सी यूटी थी जहाँ पे हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट थी? इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट कितनी थी? इंडिया की डेकेडल ग्रोथ रेट कितनी थी? जल्दी से बताइए। तो यूटी कौन सी थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग लिटरेट नहीं है? सबसे कम लिटरेसी रेट भी वहीं की है इंडिया के, मतलब अगर इंडिया में की हम बात करें तो दादरा नगर एंड हवेली। तो वहाँ का क्या है, हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट है, मेघालय से भी ज़्यादा। अगर इंडिया के एनुअल की बात करेंगे तो 1.64%, डेकेडल की बात करेंगे 17.7%, दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर। एक और कर लो, ये तो कर चुके हैं, है ना? ये कर चुके हैं ना? नहीं 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 नहीं, यूट्रोफिकेशन वाला ही किया था, लेकिन क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। अभी गुदगुदी हुई कि नहीं थोड़ी सी, बताओ? मज़ा आ रहा है अभी? दादर नगर हवेली। चलो भाई, इट इज़ अ बेनिफिशियल, लेकिन गुदगुदी वाली ट्रिक कभी कभी, जैसे ना होता है 10 में से 2 केसेस में वो फेल हो जाती है, और मतलब 10 में 8, 7 से 8 में वो लगेगी भी। आप कोई भी एसएससी क्वेश्चन उठा लेना, वो बात अलग है कि इसको एग्जामिनर ने देख लिया और दिल पे ले लिया कि ज़्यादा बन रहा है ये, अभी दिखाते हैं इनको, इन सबको, तो वो बात अलग है। लेकिन आप इसके पहले जितने भी उठा लीजिए, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, चाहे आज से 10 साल पहले के एग्ज़ाम्स उठा लीजिए, चाहे CHSL CPO MTS, ठीक है? चलिए, तो इट इज़ बेनिफिशियल प्रोसेस फॉर एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन। इट हैपेंस, क्या पूछा है? करेक्ट। हैपेंस व्हेन टू मच कार्बन एनरिचेस द वाटर। इट हैपेंस व्हेन टू मच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन इट हैपेंस व्हेन टू मच नाइट्रोजन एनरिचेस द वाटर। सी डी क्या है? सिमिलर है, सिमिलर हैं दोनों, यानी आंसर इसी में से कोई होना है, ठीक है? कॉजिंग रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड कॉजिंग एक्सेसिव, तो रिड्यूस होगा कि एक्सेसिव होगा? जिसको एलिमिनेट किया उससे भी कुछ पूछ लो, एक्सेसिव होगा। ले लगाओ, आगे बढ़ो। हो गया, वैसे तो तुम्हें नॉलेज से पता ही था। एक और कर लो, नहीं निकल लो जल्दी से। और थोड़ी सी लास्ट में जाते जाते गुदगुदी ले लो थोड़ी सी। BBAA, अब किस पे जाएं? तो ये तुम्हारी गुदगुदी शांत करने के लिए हमने क्वेश्चन रखा है कि यहाँ पर आप देखें तो आपकी ट्रिक एक्चुअल में, ये आपको पहले, ये अच्छी बात है कि वैसे तो इसको आराम से कर ही सकते हो, एकदम हमारे लिए हलवा क्वेश्चन है नॉलेज के बेसिस पे, लेकिन हमें पता है, मैंने आपको बताया नॉलेज हम नहीं सीख रहे हैं आज, नॉलेज हम सीख चुके हैं कि भाई कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब BB है और AA है, तो यहाँ पर ट्रिक आपकी मतलब काम नहीं कर रही है। पहले ही आपको ये बता दिया क्वेश्चन ने कि बेटा यहाँ गुदगुदी नहीं हो चलेगी तुम्हारी, यहाँ पे नॉलेज चलेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन जो पीछे किया था वहाँ पे क्या था, काम कर तो रही थी लेकिन दूसरे स्टेप में जाके फेल हो रही थी। यहाँ पहले, ये बात अच्छी है, ठीक है? क्यों? अब तुम B को चुनोगे, A को चुनोगे, ये कैसे पता चलेगा? पीछे से चलो हम शुरुआत कर लेते हैं, ऊपर से नहीं, नीचे से देखते हैं। तो भाई नीचे से अगर देखा तो नीचे से भी सेम सेम लग रहा है, DD CC,
तो भी दिक्कत नहीं। तो अब नॉलेज का ही यहाँ पे खेल चलेगा। तो मध्य प्रदेश का है आपका, आपको पता है, बी वेयर नहीं होगा ये बेवर होगा भाई, बी वेयर नहीं होगा ये, बेवर या फिर दहिया के नाम से जाना जाता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में ब्रिंगा, झारखंड खंड खंड जब हो जाती हैं चीज़ें, टूट जाती हैं तो छोटा बच्चा रोने लगता है। तो बी ए डी सी, ठीक है, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अंडमान और निकोबार में किस नाम से जानते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में किस नाम से जानते हैं, एंड वेस्टर्न घाट्स में किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में इसको हम जानते हैं दीपा के नाम से, दीपा के नाम से ही बस्तर जो जगह पड़ती है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर भी जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुमारी के नाम से जानते हैं, अक्षय कुमार वहाँ पे उछल कूद मचा रहा है। वेस्टर्न घाट की अगर सॉरी कुमारी के नाम से वेस्टर्न घाट में जानते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में झूम के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे स्टेट हैं 7 नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स कि वहाँ जाते ही हम झूम जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ तक एक और क्वेश्चन कर लो बस। नॉट ट्रू अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, एक तो कर ही सकते हो मेरे लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन पे, इट कवर्ड द पीरियड ऑफ 1960 से 70s, इट कवर्ड द पीरियड ऑफ 1980s। भैया ए और बी, अच्छा किस तरह का यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नहीं है, चाहे सही है। तो नॉट ट्रू अबाउट द सेकेंड फेज के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये सिमिलर ऑप्शन है, कंट्रास्टिंग ऑप्शन है। जब सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन होते हैं, मतलब एक चीज़ ही के बारे में, एक जैसे मैं बोल दूँ एक एट द सेम टाइम राम नॉर्थ में जा रहा है, एट द सेम टाइम राम साउथ में जा रहा है, सेम टाइम में दोनों, ये दोनों बात एक टाइम पे सही तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये भी है कि दोनों में से एक बात तो सही होगी, तभी वो डायरेक्शन की बात भी कर रहा है, चर्चा भी चला रहा है। तो नॉट ट्रू क्या है भाई, इन दोनों में से कोई होगा। नॉट ट्रू है ये, क्योंकि फर्स्ट फेज़ ये हुआ था, सेकेंड फेज़ ये हुआ था। ठीक है, क्लियर। इट वॉज लॉन्च्ड इन एरियाज विद आर सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम ड्राई टू वेट। इट वॉज अडॉप्टेड बाई फार्मर्स लिविंग इन ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन्स। पहले वाले ने फोकस किया था जहाँ पे ज़्यादा लोगों के पास कैपिटल है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरे वाले ने भी ड्राई और सेमी एरिड रीजन से फोकस किया था। खत्म होता है हमारा लेक्चर आज का। कैसा लगा लेक्चर लेके, आप पहले मुझे ये बताएं। कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, CHSL मेंस वाले स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर थोड़ा जल्दी ख़त्म करवा दीजिए, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, पहले ही। आई थिंक अमन सर ने आपको 10 तारीख की डेट दी है, 10 नंबर तक हो जाएंगी। उसके बाद सर आपको CHSL मेंस में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस वन शॉट वीडियो में करवाएंगे। इसके बाद CGL के लिए भी करवाएंगे वो, ठीक है। चलिए, और समझ में आ रहा है ना जो अमन सर पढ़ा रहे हैं, क्यों? मस्त 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 मस्त। अच्छा, पिंकी क्यों मांगा था आईडी जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी? लगे हैं ये कुछ 5-6 लोग अपना लगे रहते हैं, उनको कोई खैर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उनको। सॉरी सॉरी, गुदगुदी हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आंसर बिल्कुल राहुल सिंह, अभी प्रिपरेशन करते रहो। सराज पेला नहीं किसी को। मज़ा आ गया सर जी, भगवान आपको सुंदर। अच्छा सर ऐसे थंबनेल ना रखिए, पढ़ें या सोचें कि सिर्फ हंसें। गुदगुदी तो नहीं हुई बिल्कुल भी। अच्छा नहीं हुई क्या? तो बोलो किसी से घर में कर दे। हाँ सही है, राय बुक शॉप भी। सर SSC ने दिल पे ले लिया, तो अब ले लिया तो भाई क्या करेंगे दिल पे ले लिया तो तभी तो बोल रहे हैं तुम नॉलेज पे खेलो। ये तो जो हमारे 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मैंने बताया है, ठीक है। पेलेंगे तो फिर सब एक साथ पेले जाएंगे ना, चिंता मत करो, सब लोग देख के जाएंगे सब लोग पेले जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जो नहीं देखेगा और अगर आ गया तो फिर इसके लिए दिक्कत हो जाएगी। बस बात इतनी है। तूने बताया नहीं कंप्यूटर कैसा है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सब बढ़िया है ना? थर्टी एट और 13 भी मतलब कैसे हैं? आर्टिकल 38 बात करता है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, और 39 यहाँ मैंने लिखा होगा ना, कहाँ लिखा था मैंने, एक सेकेंड।
कौन सा कोई क्वेश्चन बताएगा, मतलब कहाँ पे मैंने लिखा था? पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ लिखा था मैंने। लिखा था मैंने, आप एक बार देख लेना, ठीक है? चलिए भाई, थैंक यू सभी को। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो निट्टो के नोट्स हैं रिमेनिंग लेक्चर्स के, तो मैं अभी बनवाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एक्चुअल में था क्या ना, जब तक किसी को मॉनेटरी इंसेंटिव दो ना, तब तक नोट्स बनते नहीं हैं। दिक्कत ये है। तो मॉनेटरी इंसेंटिव अभी मिल गया है, तो जिनको मिल गया तो वही बनाना स्टार्ट कर दिया है, और वो बनाते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि होता ये ना कि मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं मिलता है, तो फिर बीच में या तो किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर सिस्टम में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ तो हो जाता है, ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो इसीलिए भी मैंने सोचा है कि मॉनेटरी इंसेंटिव के साथ ही नोट्स बनेंगे। चलो भाई, थैंक यू। ठीक है, तो ये मतलब ज़रूरी भी है, शायद। खैर छोड़ो, थैंक यू। क्या चीज़? क्वेश्चन 31 में, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, बिग पुश थ्योरी, बैलेंस थ्योरी। एक सेकंड रुको रुको, नॉलेज से इसको चेक करते हैं। एक सेकंड, इसमें ट्रिक, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे थे बीच में जहाँ पे ट्रिक वर्क नहीं कर रही थी। देखते हैं इसमें। बिग पुश थ्योरी आपके रॉन्स्टन रॉडन ने दी थी, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है? ओके, सी सी। सही तो है, इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी तो जितना मुझे पता है वो रैगनर ने दी थी। बिग पुश थ्योरी भी आपका ये रॉडन ने दिया था। सिंगुलर डिटरेशन थ्योरी, प्रेबस एंड सिंगर डी। सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ट्रिक काम कर रही है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज से भी मैंने चेक कर लिया, सही है ये, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है? चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद। और रिवीजन करते हैं। थैंक यू।